चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम बात करते हैं क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी चैनल जो है अनअकैडमी का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, चाहे क्वालिटी कंटेंट है, चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सभी कुछ आपको इस पे मिलेगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको पहले। सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डेली लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण। ठीक है, तो लाइव क्लास आपके चलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे आपके। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है और डेली लाइव क्लास का मतलब क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। लाइव क्लास में ये होता है कि जो भी क्लास होगा सीधा डायरेक्ट क्लास चलेगा, मतलब सीधा प्रसारण जिसे कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होगा, मैं जो पढ़ाऊंगा अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ये होता है कि जो भी क्लास चलेंगे प्रॉपर तरीके से चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज चलेगा। लाइव टेस्ट और क्विज का क्या बेनिफिट होगा, टेस्ट और क्विज दे के ही आप अपने एरर्स को, कमियों को दूर कर सकते हैं। तो टेस्ट और क्विज देते रहिए जितने भी स्टूडेंट हैं, और टेस्ट और क्विज के द्वारा ही आप अपने एरर्स को, कमियों को दूर करने का पूरा मौका मिलेगा। तो टेस्ट और क्विज आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जो भी क्लास होगा, सपोज दैट मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं लाइव क्लास, अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कितनी बार भी चाहें अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको अनलिमिटेड एक्सेस में मिलेगा। आगे बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सभी को पता है। इसको गूगल के प्ले स्टोर से, इसका ऐप जो है अनअकैडमी का, या एप्पल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हैं वो डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर और हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट इंडिया चल रहा है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है, चाहे क्लास की टाइमिंग हो, डेट हो, पीडीएफ हो, सब कुछ इसी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी के चैनल पे इस समय अवेलेबल हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर इन जस्ट सब्सक्रिप्शन अवे। कोई भी जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सब अनअकैडमी पे इस समय अवेलेबल हैं, किसी से भी आप क्लास करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूं तो मैं यूपीएससी सीएससी के बारे में बताऊंगा। जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी के समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, और ऑप्शनल कोर्स भी हम अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसलिए किसी को भी ऑप्शनल कोर्स करना हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर, जो सॉरी मतलब जो भी ऑप्शनल कोर्स हो, ज्योग्राफी हो, जो भी करना हो आपको, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो भी ऑप्शनल आपको लेना है तो वो ऑप्शनल कोर्स आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लास हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्लास हैं, करंट अफेयर के भी क्लास हैं आपके, इंडियन इकोनॉमी के, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के, और आंसर राइटिंग कोर्स। ये सारे के सारे जो कोर्स है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, किसी में भी क्लास आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है। बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के प्लान के। दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस प्लान के बारे में। ठीक है। प्लस प्लान जो है 1 मंथ का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। हम बात करें अगर 1 साल की बात करूं तो 1 साल का जो प्लस प्लान का प्लान, जो यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन का प्लान है प्लस का, उसकी फी है आपका 49,500। कोड यूज करेंगे PJ01 तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा वो 44,550 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। इसका बेनिफिट और क्या मिलेगा, इसमें आपके लाइव क्लास मिलेंगे, जैसे मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण ले रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट देने का मौका मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मतलब ये प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, ये सब चीजें मिलेंगी। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। आइकॉनिक के प्लान में क्या है बेटा, आइकॉनिक का प्लान है 12 महीने का भी है, 24 महीने का और 36 महीने का है। मतलब 1 साल का है, 2 साल का और 3 साल का है। जो 1 ईयर का प्लान है वो 69,500 का है। सेम कोड है ये PJ01, कहीं पे भी एप्लीकेबल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और जो चार्ज पे करना होगा वो आफ्टर डिस्काउंट 62,550 1 ईयर का पे करना होगा। तो अपनी सुविधा अनुसार चाहे प्लस चाहे आइकॉनिक जो भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। आइकॉनिक लेंगे तो ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो आपको ऑलरेडी मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होंगे आपके, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने तरीके से।
अब हम बात करते हैं ऑप्शनल कोर्स के भी, यूपीएससी सीएससी के जो ऑप्शनल कोर्स है सब्सक्रिप्शन के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी 1 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। जो 1 ईयर का फी है वो 27,500 का है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना होगा वो पे करना होगा 24,750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 1 ईयर का जो चार्ज है 24,750 रुपये आपके 1 ईयर का चार्ज लगेगा। तो देख लीजिएगा। आपको पता है कि अनअकैडमी के द्वारा कॉम्बैट चलाया जा रहा है, यूपीएससी सीएससी का कॉम्बैट चलाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के द्वारा ही आप अपने स्कोर को पता कर सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टडी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन टेस्ट में सभी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि लड़के टेस्ट से भागते हैं और टेस्ट से मत भागिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो अनअकैडमी कॉम्बैट चला रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपने रैंक को जानिए कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी स्टडी कर रहे हैं। जो कमियां होंगी वो कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। तो अनअकैडमी का जो कॉम्बैट चल रहा है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आपको पता है कि 6 दिसंबर से ये कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है। 6 दिसंबर, इसी 6 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हो चुका है। हर अल्टरनेट संडे को, मतलब 6 को हुआ, 13 को नहीं होगा, फिर 20 को होगा, मतलब अगला 20 दिसंबर को होगा। तो 20 दिसंबर को फिर तैयार रहिएगा। 11 बजे दिन में ये कॉम्बैट होगा और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इन हियर। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। 45 मिनट का एक कॉम्बैट होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 13 टोटल कॉम्बैट होंगे आपके, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, फॉरनाइट कांस्टेंट होगा, अल्टरनेटिव संडे को होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और कुछ प्राइज भी मिलेगा। कॉम्पिटेटिव जब आप पेपर देंगे, तो पेपर देंगे तो जाहिर सी बात है रैंक आएंगे। और रैंक देखो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से कि चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे कोई भी हो, आप कितने भी हो, टेस्ट में इम्पोर्टेंट है आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं सही तरीके से। तो टेस्ट ऐसी चीजें हैं जो आपको लास्ट स्टेज तक वही पहुंचाएगा। टेस्ट के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। तो अपने आप को टेस्ट दीजिए और अपने आप को जांचिए कि आपकी कितनी पढ़ाई हो रही है। जो कमियां हैं उस कमियों को दूर कीजिए, बस। और बाकी ये जो प्राइज है देख लीजिए। फर्स्ट रैंक मिले रहेगा आपका तो एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा। सेकंड रैंक रहेगा तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा। थर्ड रैंक रहेगा तो एयरपॉड मिलेगा। और टॉप 100 जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उसे 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर गिफ्ट मिलेगा। उसका कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यूज कीजिए। बाकी आप लोग तो अच्छे खासे सभी लोग जानते ही हैं यूज करना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज पहला जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क। क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और उत्तर प्रदेश का तो बहुत सारा स्लोगन है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश के बात किया जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है। और आपकी बात की जाए, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यूपी का है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, जो स्लोगन है, चर्चा में क्यों है इस पे हम बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क को स्थापित किए जाने वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ग्रेटर नोएडा में, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क बनाया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क को स्थापित किए जाने वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपको पता है सब दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके सर्वे सर्वा है जो योगी आदित्यनाथ साहब, उनके द्वारा ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डेटा संपर्क सेंटर पार्क को स्थापित किए जाने वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ इस परियोजना में मुंबई के हीरा नंदानी निवेशक समूह द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए डेटा सेंटर पार्क का निर्माण करेगी। यानी कि जो निवेश करेगा वो 600 करोड़ रुपए का करेगा, वो मुंबई के हीरा नंदानी निवेशक समूह द्वारा किया जाएगा। और इस डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो देखिए पहला है उत्तर प्रदेश का, तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है कि डेटा सेंटर जिसका अभाव था देश में, तो आपका पहला डेटा सेंटर है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क जो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, नोएडा है कि ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क को स्थापित किया जाएगा और किया गया है। परियोजना को अभी मंजूरी दी गई है, आगे इस पे काम चलेगा। और जो हीरा नंदन कंपनी है, नंदानी निवेशक जो है, 600 करोड़ रुपए का इसमें प्रोजेक्ट अपना निवेश करेंगे डेटा सेंटर पार्क के निर्माण में। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डेटा सेंटर के बारे में। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इससे क्या बेनिफिट होगा।
तो चर्चा में क्यों है ये भी देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा पार्क होगा, ये पार्क जो होगा जो पहला डेटा पार्क होगा। और हालांकि देश में कई स्थानों पर जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, व हैदराबाद, इस तरह के डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए गए हैं। देखिए इतने बड़े बड़े प्रदेश, मतलब छोटे छोटे प्रदेशों में हो गया, यूपी में नहीं हुआ था, इसलिए यूपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ही है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा न्यायालय भी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट ही है। सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीटें है, राज्यसभा की भी है, विधानसभा की है, विधान परिषद की, हर काम में नंबर वन है। और इवन एक प्रदेश केंद्र की सरकार भी उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही होकर गुजरती है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो उल्लेखनीय है कि इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और आपको पता है कि एक नए आए हैं सीएम साहब यहाँ पे, कई चीजें कुछ अनहोनी होना स्टार्ट हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क होगा, डेटा पार्क होगा। हालांकि देश में कई स्थानों पर है, जैसे कि मुंबई में, चेन्नई में और हैदराबाद में इस तरह के डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए गए हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इस तरह के जो डेटा सेंटर पार्क जो है उसकी स्थापना मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में ऑलरेडी किया जा चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश का नंबर है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है जो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नए स्टूडेंट होंगे इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक लिंक है, इसमें क्लास का टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और भी देखिए क्या क्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया डेटा सेंटर, क्या है इस पार्क में, ऐसा क्या अनहोनी होने वाला है कि जो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान में भारत में समुचित मात्रा में डेटा सेंटर नहीं होने के कारण डेटा को विदेशों में स्थित केंद्रों में रखा जाता है। क्योंकि अभी तक स्थिति जो है भारत में, आप ये देखिए कि आप देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेटवर्क यूजर की हम बात करें, चाहे वो टेलीफोन की यूजर्स की बात किया जाए, चाहे इंटरनेट की बात की जाए, तो भारत तो है ही अपने आप में, हर चीज में नंबर वन हम रहते ही हैं। तो जाहिर सी बात है, जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था, और इस तरह के डेटा को भारत में रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसीलिए डेटा को विदेशों में स्थित केंद्रों में रखा जाता था। और आपने कई बार देखा होगा कि गूगल के ऊपर भी आरोप लगाया गया था, बहुत सारी कंपनियों पर आरोप लगाए चुके हैं कि वो डेटा की चोरी करते हैं। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए इस तरह के डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किया जा रहा है, ताकि जो भी डेटा हो उसको सुरक्षित रखा जा सके। हम बार बार डिपेंड क्यों रहे दूसरे देशों के ऊपर, हम अपने आप पे आत्मस्वावलंबन क्यों ना लाएं, हम स्वदेशी क्यों ना बने, हम अपने आप को बूस्टअप क्यों ना करें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए इसका बड़ा महत्व है डेटा सेंटर का, क्योंकि आपके जो डेटा है अगर विदेशों में ही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ उन्हीं के पास रहेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा। हमारी जो खुफिया चीजें हैं वो हमारे पास सुरक्षित रहनी चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए वर्तमान में भारत में समुचित मात्रा में डेटा सेंटर नहीं होने के कारण डेटा को विदेशों में स्थित केंद्रों में रखा जाता है, जो कि न केवल काफी महंगा पड़ता है बल्कि इसकी सुरक्षा एवं गोपनीयता के उल्लंघन का भी खतरा बना रहता है। और कई बार आपने, जैसे मैंने कहा कि गूगल के ऊपर भी कई बार आरोप लग चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था कि गूगल पे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। उसके ऊपर कई सारे जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि सर बार बार उसी को प्रमोट क्यों किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ आप लोग, तो इसको देख लीजिएगा। इसीलिए जो भी डेटा सेंटर जो था, जो डेटा था बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट जो डेटा था उसकी गोपनीयता को, उसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जो विदेशों में रखा जाता था, जाहिर सी बात है हमारे लिए एक समस्या तो पैदा हो ही रहा था। इसके साथ ही साथ उसके रखने का जो खर्च था, उसकी सुरक्षा का जो भी व्यवस्था था, बड़ा महंगा पड़ता था। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया भी है कि इसकी सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन का भी बार बार खतरा बना रहता था। और उल्लेखनीय है कि भारत सरकार भी भारतीयों के डेटा के लिए डेटा स्थानीयकरण कानून के निर्माण की प्रक्रिया में है। और कुछ समय पूर्व आरबीआई ने भी सभी वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी डेटा को भारत में ही भंडारण करना, स्टोर करने का आदेश दिया है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी डेटा होता है वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो डेटा किसी और देश के पास रहेगा, और हम बार बार रखते भी थे वहां पे, तो जाहिर सी बात है जब उनके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी चोरी होने के, उसमें सेंध लगाने के, उससे खतरे के, जाहिर सी बात है तरह तरह के हमको सुनने को मिलते थे। अगर डेटा हमारे देश में रहेगा तो जाहिर सी बात है हम सुरक्षित रहेंगे। जब देश की सिक्योरिटी सुरक्षित रहेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे, लोगों का डेटा सुरक्षित रहेगा, तो भाई तरक्की तभी हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप सभी के सभी। कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, बेटा डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो यहाँ तक आप पूछ सकते हो, कहाँ कहाँ डेटा सेंटर पार्क है, कहाँ कहाँ नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट?
चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पृष्ठभूमि देख लेते हैं और भी क्या क्या हो रहा है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेटा सेंटर क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इसके दोहन हेतु एक डेटा सेंटर नीति बना रही है। अब जाहिर सी बात है, जब डेटा सेंटर बनेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहले तो सुरक्षा होगी, उसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार को सृजन करने का अवसर देने के लिए योगी साहब ने, हमारे जो सीएम साहब हैं उनकी अध्यक्षता में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेटा सेंटर में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए उसके दोहन हेतु, इसके दोहन जो दोहन हो रहा था, इसीलिए एक डेटा सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। और प्रस्तावित डेटा सेंटर नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की छूट दी जाएगी। अभी एक निवेशक थे हीना नंदानी साहब, जिनके बारे में बता चुका हूँ, तो 600 करोड़ रुपए का निवेशक होंगे, वो देख लीजिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इन चीजों को, क्योंकि वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके साथ ही साथ हम जो अपना डेटा है जो विदेशों में रखते थे, जाहिर सी बात है हम उनके गुलामी है, अगर किसी देश में रखते हैं तो गुलामी तो होंगे। जो हमारा डेटा होगा वो कभी भी खुफिया एजेंसियों के द्वारा कहीं भी डेटा को बेचा जा सकता था, कई बार आरोप भी लग चुके हैं इन चीजों के। इसीलिए जब अपने देश में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो जाहिर सी बात है तभी हम तरक्की कर पाएंगे, वरना दूसरों के हम गुलाम ही बन के रह पाएंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। हीरा नंदानी जो कंपनी है वो 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पे खर्चा भी कर रही है, और बहुत सारी छूट भी मिलेंगे जो लोग आएंगे यहाँ पे। जो निवेशक होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको कई तरह के रिबेट, डिस्काउंट सरकार के द्वारा छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और इसके साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनियां हैं आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, अगल बगल के एनसीआर के रीजन में ही है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है, आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, डेटा सेंटर और भी आगे बात करते हैं हम, क्यों इंपॉर्टेंट और भी है। क्या है डेटा सेंटर, ये भी देखिए कि सूचना और प्रौद्योगिकी के दौर में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों और संस्थानों के द्वारा डेटा का सृजन किया जाता है। सभी लोगों के पास डेटा होता है, तो डेटा का सृजन जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है, और इन डेटा का भंडारण करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना एवं डिस्ट्रीब्यूशन हेतु समर्पित अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसीलिए डेटा सेंटर है समर्पित अवसंरचना में नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह होता है, जहां डेटा का भंडारण, प्रोसेसिंग और वितरण किया जाता है। और इन डेटा सेंटरों के जरिए बड़ी मात्रा में डेटा का भंडारण, प्रोसेसिंग और वितरण के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस डेटा सेंटर का चोरी होने का भी खतरा बना रहता था, जो बाहर रहता था। इसीलिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क जो होगा वो हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, उस इन्वेस्टर को वहां पे अवसंरचना के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उनको छूट भी दिया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या है चीजें इसमें डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में सोशल मीडिया के बारे में सभी लोग जानते हैं। सोशल मीडिया तो आज वैसे भी लोगों को गुलाम बना के रखी हुई है। सोशल मीडिया के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को बताना भी पड़ेगा कि बेटा सोशल मीडिया क्या है। तो सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट भी है, सोशल मीडिया के निगेटिव भी है। अगर सही तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए प्लस है, अगर उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए निगेटिव है। लेकिन मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट को, एक सिविल सर्विस का स्टूडेंट्स को उतना ही यूज करे बेटा जितना उचित। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा बैंकिंग, रियल एस्टेट, रिटेल व्यापार जो कह सकते हैं रिटेल व्यापार, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन इत्यादि से जुड़े डेटा का भंडारण, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जितना भी सोशल मीडिया से अलावा बैंकिंग के सेक्टर से भी जुड़े, रिटेल व्यापार से भी जुड़े, या स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन इत्यादि से भी जुड़े डेटा का भंडारण, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये इसका महत्व है डेटा सेंटर का। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं इसमें डेटा सेंटर के बारे में। डेटा स्थानीयकरण का तात्पर्य यह है कि डेटा उत्पन्न करने वाली कंपनी जिस देश में डेटा उत्पन्न कर रही है, उसी देश की भौगोलिक सीमाओं में डेटा का संग्रहण किया जाना। यानी कि डेटा मतलब अगर भारत का है तो जाहिर सी बात है कि डेटा जो उत्पन्न करने वाली कंपनी होगी
उस देश में डेटा उत्पन्न कर रही हैं और उसी देश की भौगोलिक सीमाओं में डेटा का संग्रहण स्टोर किया जाना है। और उल्लेखनीय है कि भारत में डेटा सुधार पर गठित न्यायमूर्ति जो श्री कृष्ण समिति द्वारा डेटा के स्थानीयकरण पर सुझाव दिए गए थे, और श्री कृष्ण समिति के द्वारा दिए गए सुझाव में डेटा के सीमा पार स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगाने समेत भारत में स्थित डेटा सेंटर में डेटा का संग्रहण और प्रसंस्करण शामिल किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि डेटा सेंटर की सुरक्षा को स्थापित करने के लिए डेटा का संग्रहण करने के लिए श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति द्वारा डेटा के स्थानीयकरण पर सुझाव दिए गए थे। ठीक है, अगर लोकल का डेटा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं वो जरूर मिलेंगी जहां पर वो डेटा सेंटर होगा। इसीलिए श्री कृष्णा समिति के द्वारा सुझाव में डेटा के सीमा पार स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगाने समेत भारत में स्थित डेटा सेंटर में डेटा को संग्रहण करना और प्रसंस्करण शामिल है। इसलिए श्री कृष्णा समिति का गठन इसीलिए किया भी गया था। और श्री कृष्णा समिति की सिफारिशों पर आधारित निजी डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है। तो विचाराधीन है, ऑलरेडी पास हो भी जाएगा। जब विचाराधीन है तो विचारों के अधीन है, तो कहीं ना कभी कभी पास करा ही लिया जाएगा। ठीक है, तो श्री कृष्णा समिति ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि श्री कृष्णा समिति का रोल क्या था और श्री कृष्णा समिति ने क्या सिफारिश की थी कि भैया जब डेटा सेंटर जो होगा, जो डेटा का संग्रहण होगा, उसका संग्रहण तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि डेटा सेंटर पर समिति के द्वारा ये सुझाव दिया जाएगा कि डेटा के सीमा पार स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगाने समेत भारत में स्थित डेटा सेंटर में डेटा का संग्रहण और प्रसंस्करण जो शामिल है। और श्री कृष्णा समिति ने ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत किया भी है, विचाराधीन है, अभी चल रहा है संसद में मुद्दा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तो देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो पीएम वाणी ऐप के बारे में है। पीएम वाणी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कोई ना कोई ऐप जरूर लेके आते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस पीएम वाणी। ठीक है, तो पीएम वाणी और पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस पीएम वाणी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है किसी को भी? प्लीज 1 मिनट वेट कर लो बेटा, बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ। चलिए, सॉरी आ गया मैं। ठीक है, चलिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा अच्छे से समझा होगा श्री कृष्णा समिति क्या है, कहाँ कहाँ डेटा सेंटर है, यूपी में कहाँ डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, उससे क्या बेनिफिट होगा, डेटा सेंटर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछिए किसी को कोई डाउट हो तो। डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पीएम वाणी क्या है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब। और प्राइम मिनिस्टर तो पीएम जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस पीएम वाणी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार विभाग को, जो हमारा दूर संचार विभाग है, को बता सकता है कि मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन है? कोई भी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कम से कम ये बताइए कि मैंने बार बार कहता हूँ कि जो भी कुछ भी योजना आएगी या कुछ भी आएगा सरकार की तरफ से, किसी न किसी डिपार्टमेंट के थ्रू आएगा। ये बार बार मैं कहता हूँ। आप मुझे बताइए कि दूर संचार विभाग कौन से मंत्री साहब देख रहे हैं? कमेंट करके प्लीज, जितने भी स्टूडेंट होंगे मुझे जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने क्या किया है कि दूर संचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव पीएम वाणी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो सरकार ने अब क्या किया है कि जितने भी पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, उन्हीं के जरिए क्या किया गया, सरकार जो बार बार कह रही थी कि हम हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, तो इतने लाख गांवों को मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे दी। तो अब जो पीएम वाणी साहब जो आए हैं, पीएम वाणी जो है ये क्या करेगा कि दूर संचार विभाग को देश भर में जितने भी पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, उन्हीं के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव पीएम वाणी को मंजूरी
दे दिया गया है, क्योंकि आज तो डिजिटल क्रांति है, वाईफाई का जमाना है, नेटवर्क का जमाना है, डेटा का जमाना है। इसीलिए सरकार भी अब डिजिटल तरीके से ही काम को प्रमोट कर रही है, और इसीलिए सरकार ने ये काम किया है कि जो भी दूरसंचार विभाग है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसको देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा, वाईफाई के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे कि वाईफाई किसे कहते हैं, इतना तो आप लोग समझदार होंगे ही, सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव पीएम वाणी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या है पीएम वाणी, चर्चा में क्यों है और क्या है पीएम वाणी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि पीएम वाणी आखिर है क्या। ठीक है, पीएम क्या है पीएम वाणी। तो पीएम वाणी का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। देश में वाईफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम जाहिर सी बात है, क्योंकि डिजिटल क्रांति हो रही है और डिजिटल क्रांति बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। अगर आपको सुदूर, जैसे मैं ही अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर एक बात बताओ कि जो बच्चा अगर सपोज दैट जिसकी आर्थिक स्थिति भी अगर खराब हो, अगर वो सिविल की तैयारी करना चाहता हो, तो पहले उस बच्चे को बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ। अगर आज के डेट में उसको कम पैसे में ही, वो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, किसी भी भारत के किसी भी गांव में बैठा हुआ है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर उसके पास इंटरनेट है, अगर उसके पास मोबाइल है, तो कम पैसे में ही अपने घर पे बैठ के वो तैयारी कर ले रहा है। तो ये बताइए किसकी देन है? क्या ये डिजिटल क्रांति नहीं है? जो महँगे-महँगे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था बच्चों को, वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ तरह-तरह की समस्याएँ थी, वो अलग थी। लेकिन आज अगर सरकार कह रहा हूँ, आज अगर आपके गाँव में वो सर्विस है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं भारत के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा मुझे पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। तो ये डिजिटल क्रांति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हम लोग? कम पैसे में ही अच्छी तैयारी भी आपकी हो जा रही है। तो अनअकैडमी वो प्लेटफ़ॉर्म भी आपको दे रहा है। तो अगर वाईफाई है, आपके पास मोबाइल डेटा है अगर आपके पास, तो आप कहीं पर भी बैठ के पूरे भारत के बारे में, पूरे विश्व के बारे में आप ये बताओ, अगर नेट नहीं होता तो क्या हम लोग किसी को जान पाते हैं? अगर हमारे पास दूरसंचार की सुविधा ना होती तो क्या हम किसी से समझा पाते हैं? अगर वाईफाई नहीं होता या मोबाइल डेटा नहीं होता तो क्या हम किसी से एक्सेस कर पाते हैं? तो वो चीजें, वो कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये जरूरी भी है, समय के साथ परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार ने जो वाईफाई के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम है, और इसीलिए इस सार्वजनिक वाईफाई सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सरकार अपना नाम दे ही रही है पीएम वाणी। देश में वाईफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम भी ला रही है, और इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अधिक से अधिक लोग, जितनी भी डिजिटल क्रांति हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ कि डिजिटल क्रांति ठीक है, सोशल मीडिया भी ठीक है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, तो अगर उसको सही तरीके से ही आप यूज करते हैं तो ही वो अच्छा है। अगर उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी के गुलाम मत बनिए, उतना ही यूज कीजिए। स्टूडेंट लाइफ में जो लड़के मुझसे पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बेटा उतना ही यूज करो जितना यूज करने लायक हो। ठीक है, उसके एडिक्शन मत कीजिए उसका, कि उसके बिना नहीं जीतना है। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि दिन भर सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं। भाई अभी वो काम नहीं है, अभी आपका काम पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फ्री का सजेशन दे रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा उसको। ठीक है, इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर तथा पीडीओ मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि पीएम वाणी के अंतर्गत ही, यानी इसी योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर तथा पीडीओ मतलब हो गया आपका आपका पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। और पीडीओ के लिए ना तो लाइसेंस और ना ही पंजीकरण की जरूरत होगी, और इसके साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा, यानी कि किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी तरह का इस पर शुल्क लगेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है पीएम वाणी? तो पीएम वाणी देश में वाईफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। तो वाईफाई के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर और पीडीओ की स्थापना किया जाएगा, पब्लिक डेटा ऑफिस की स्थापना किया जाएगा। और पीडीओ के लिए न तो लाइसेंस की आवश्यकता है, न किसी पंजीकरण की आवश्यकता है, और जाहिर सी बात है कि साथ ही इन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, क्या है पीएम वाणी। चलिए और भी बात करते हैं आगे पीएम वाणी के बारे में। क्या है पीएम वाणी? किसी भी मौजूदा दुकान को
डेटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। जो भी मौजूदा दुकान होगा उसको डेटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर का काम होगा, पीडीए का काम है पीडीओ का एथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना। यानी कि एक पीडीए जो होगा वो काम क्या करेगा, वो जो पीडीओ होगा उसका एथराइजेशन करेगा, अकाउंटिंग देखेगा। और सरकार की ओर से डेटा ऑफिस डेटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। ये सब सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी कि इसमें किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। इसके साथ ही साथ जो पीडीओ होगा, जिसका नाम पब्लिक डेटा एग्रीगेटर जो होगा, उसका यही काम है कि जो पीडीओ है उस पीडीओ का एथराइजेशन करेगा और अकाउंटिंग देखेगा। और इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से जो डेटा ऑफिस है या डेटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में डेटा सेंटर खोलने की इजाजत भी इसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकता है आपको। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई डाउट हो बेहिचक पूछिए। पीएम वानी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। और वाईफाई के क्षेत्र में भी कोई पंजीकरण नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई डाउट किसी को भी, जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं आप। ठीक है, यह थ्री टीयर सिस्टम है जिसे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराई जाएगी। तो सभी लोग इंटरनेट का यूज कीजिए, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो सब लगे हुए हैं। तो ये थ्री टीयर सिस्टम है जिसके द्वारा देश के जितने भी 130 करोड़ नागरिक है उन नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं, पीएम वानी। और आगे बात करते हैं क्या क्या है और क्या क्या है पीएम वानी में। वाईफाई, देखिए वाईफाई का सिग्नल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ग्रीन सिग्नल हो गया पूरा। तो फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के लिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं और उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, तो सभी लोग यूज भी करते हैं, तो जियो फाइबर, जियो दन दनादन। तो फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के लिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं और उनके आसपास की जो भी वाईफाई होगी उसकी सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। और सेकेंड टीयर में, सेकेंड है ये, फर्स्ट हो गया उसके बाद सेकेंड है, टीयर में पब्लिक डेटा ऑफिस जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा है, एयरटेल जियो या अन्य नेटवर्क है। और सेकंड ईयर में पब्लिक डेटा ऑफिस जिसके बारे में बात किया जा रहा है। और उसके बाद आखिरी चरण में जो तीसरा जो चरण है उसमें आम नागरिक के ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो 3 तरह के टियर हैं, चाहे फर्स्ट हो जिसमें आपके बिजनेसमैन या एयरटेल, जो के बिजनेसमैन एयरटेल है, जियो है या किसी अन्य नेटवर्क के इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। सेकंड टियर में यही है कि भैया जो पब्लिक डेटा ऑफिस है जो कि हर किसी व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा मुहैया करने में मदद करेगा। और थर्ड टियर में यह है कि आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो तीनों टीयर है, देख लीजिएगा अपने अनुसार जो भी टीयर है। और मैं थर्ड टीयर की ही बात कर रहा था क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड टीयर के बारे में ही बताया कि जिसमें 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर में हो गया आपका एयरटेल जियो, सेकंड ईयर में डेटा ऑफिस हो गया, और थर्ड ईयर में है कि आम नागरिक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी इसमें। तीसरा जो टॉपिक है, तो ये पीएम वाणी ऐप है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वाईफाई की सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे किस डिपार्टमेंट में है, कौन से मंत्री साहब है, सब कुछ इसमें आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। ठीक है, तो जनसंख्या काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है। तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। ठीक है, तो क्या है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, पीएम वानी या उत्तर प्रदेश का डेटा सेंटर जो बन रहा है पहला, कोई भी डाउट, डाउट हो तो बेहिचक पूछिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई डाउट है किसी को? ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं हाल ही में। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। ठीक है,
हाल ही में भारत की स्वयं सेवी संस्था जो है, जो भारत की स्वयं सेवी संस्था है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि जो हेल्प एज इंडिया जो है, ये क्या है, एक स्वयं सेवी संस्था है जिसको 2020 का यूनाइटेड यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार पॉपुलेशन अवार्ड प्रदान किया गया है 2020 एक स्वयं सेवी संस्था है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि इस साल का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 किसको दिया गया है। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है हेल्प एज इंडिया ग्रुप को दिया गया है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पिछले महीने यूएनएफसी मतलब यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, द्वारा संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार 2020 की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि पिछले महीने यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। और ये स्वयं सेवी संस्था है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया। और इसी हेल्प एज इंडिया 2020 को ही 2020 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पुरस्कार राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिया गया। ठीक है, चलिए, इसमें संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्प एज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी मां ग्लामियम संगे चुडेन वांगचुक का चयन किया गया है। तो जो भूटान की रानी जो मां है उनका नाम है गैलियम संगे चुडेन वांगचुक। वांगचुक याद रख लीजिएगा, वैसे भी 3 इडियट आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इनको भी दिया गया है। तो इसमें संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्पेज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी के साथ, यानी संस्थागत तो चलिए आपको हो गया, हेल्पेज इंडिया और व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी जो माँ है, भूटान की रानी जो माँ है जिनका नाम है गया लिम संगे चुडेन वांगचुक का चयन किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि भारत की जो स्वयं सेवी संस्था है जिसका नाम है हेल्पेज इंडिया को 2020 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मतलब संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन अवार्ड जनसंख्या पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। जो जैसे मैंने कहा भी कि पिछले महीने यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। और इसमें संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्पेज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी मां गयालिम संगे चोडेन वांगचुक को चयन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई डाउट हो तो बेशक आप लोग हमसे पूछ सकते। कोई डाउट है किसी को भी? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और भी देखते हैं क्या क्या चर्चा हमको और करना है। चर्चा जरूरी है और जरूरी चर्चा तो करना भी पड़ता है। उल्लेखनीय है कि ऐसी पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसी भारतीय संस्थान को प्रदान किया जा रहा है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय संस्थान को, भारतीय इंस्टीट्यूट को प्रदान किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का पुरस्कार 2020 किया जा रहा है। और इससे पहले 1992 में श्री जे.आर.डी. टाटा को व्यक्तिगत श्रेणी में 1992 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, जो डेटा जो दिया जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का जो पुरस्कार है किसी भारतीय संस्थान को दिया जा रहा है। लेकिन 1900 पहले में, इसके पहले 1992 के आसपास, 92 में ही जे.आर.डी. टाटा साहब को व्यक्तिगत श्रेणी में 1992 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और टाटा जी का रोल तो खैर आप लोगों को पता ही होगा कितना बड़ा रोल है उस व्यक्ति का इस देश में। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये पहली बार किसी भारतीय संस्थान को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 जो दिया गया है। और इससे पहले 1992 में, जैसे मैंने कहा, कि जे.आर.डी. टाटा साहब को व्यक्तिगत श्रेणी में 1992 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, जैसे आप ये देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि आप ये देखिए कि जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो मैंने कहा कि संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्पेज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में यह है भूटान की रानी जो माँ है जिनका नाम वांगचुक है, उनको प्रदान किया गया था। और इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कहा कि भारत में ऐसा पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का जो पुरस्कार है किसी भारतीय संस्थान को दिया गया है। और इससे पहले जो 1992 में व्यक्तिगत श्रेणी की जो बात मैं कर रहा हूँ, इस साल जो भूटान की रानी माँ वांगचुक आई है, उसी तरह 1992 में जे.आर.डी. टाटा साहब को भी प्रदान किया गया था 1992।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आपके निकल गए। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी चर्चा करते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पुरस्कार। हेल्पेज इंडिया क्या है, कौन है ये? तो हेल्पेज इंडिया जो है भारत की अग्रणी चैरिटी की संस्था है। यानी कि हेल्पेज इंडिया जो क्या है वो है एक चैरिटी संस्था है जो लगभग 4 दशकों से वंचित बुजुर्गों के लिए काम कर रही है। मतलब काम कर रही है यानी कि जो भी वंचित बुजुर्ग हैं, जो जैसे मैंने कहा हेल्प एज की बात आई, यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके कोई नहीं है, जो एक तरह से जो वृद्धा जो घर होता है वहां पे रहते हैं, ओल्ड एज में जो रहते हैं। तो हेल्पेज इंडिया जो होती है वो एक चैरिटी संस्था है जो 4 दशकों से जो भी वंचित बुजुर्ग है, जो वंचित बुजुर्ग हैं, उनके लिए काम कर रही है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो जाहिर सी बात है 22 साल उधर और 20 साल इधर, 4 दशक वैसे भी हो गए, 40 साल से ऊपर। और यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ठीक है, यानी हेल्पेज इंडिया ग्रुप क्या है? यह एक अग्रणी चैरिटी संस्था है जो 4 दशकों से काम कर रही है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? ये 4 दशकों से जितने भी हमारे वंचित बुजुर्ग हैं, अब आज बुजुर्गों की समस्या सोचिए कितनी बड़ी है। आज हम 130 करोड़ जनसंख्या है। कहा जाता है कि 2050 तक हम चाइना को भी पार कर जाएंगे, मतलब चाइना की जनसंख्या को भी हम लोग फाइट कर जाएंगे। जितने आज यूथ हमारे पास हैं, वृद्धावस्था की भी समस्या उतना ही ज्यादा हमारे पास है। ठीक है, और जब वृद्धावस्था की समस्या है, वृद्धावस्था सभी को आएगा, हमको आएगा, चाहे आप लोग को भी आएगा, सभी को आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हर चीज का एक समय होता है। आज हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कल कुछ और दिखाई देंगे हम। और जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आज एक नया ट्रेंड चला हुआ है जो समाज में ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, तो इन्हीं के लिए ये काम करती है। हेल्पेज इंडिया जो है वंचित समूहों के लिए काम करती है, वंचित बुजुर्गों के लिए काम करती है, और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल भी है। ठीक है, मेरा मानना है कि खैर ये डिबेट का एक विषय हो जाएगा, जब सोशल इशू पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उस चीजों को पूरे डिटेल बताऊंगा। खैर बस जितना जानना उतना जानिए, नहीं तो सोशल इशू के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, तो हेल्पेज इंडिया क्या है? ये भारत की अग्रणी चैरिटी संस्था है जो 4 दशकों से काम कर रही है। 1978 में स्थापना हुई, 4 दशक से ऊपर हो गए। इसके साथ ही साथ 1860 के जो सोसाइटी पंजीकरण एक्ट है उसी के थ्रू ये काम कर रही है, पंजीकृत। ठीक है, हेल्पेज इंडिया यूनिवर्सल पेंशन, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने के साथ वृद्ध लोगों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये काम कार्य करता है। भाई जाहिर सी बात है, या तो केंद्र या तो राज्य, किसी के साथ तो मिलकर काम करेगा ही, क्योंकि अकेले तो काम करेगा नहीं ये। तो ये हेल्पेज इंडिया जो है यूनिवर्सल पेंशन, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने के साथ साथ वृद्ध लोगों के शोषण के खिलाफ, आज पता है ना वृद्धों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। आपने सुना होगा कि शहरों में लोग अकेले माँ बाप को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, पता चलता है कि वो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, और पता चलता है कि उनके माँ बाप कितने साल पहले मर गए, कोई उनका सूद लेने वाला तक नहीं था, कोई उनका हाल चाल लेने वाला तक नहीं था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पेपर में न्यूज में आती है। मैं नहीं कहना चाहता था ये सब चीजें, सोशल इशू का विषय हो जाएगा ये, लेकिन ये समस्याएं हैं। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो आपका एथिक्स है, जो आपकी नैतिकता है, जो अपने आपके माँ बाप के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से आप दूर नहीं हट सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे केसेस थे, ये बच्चा फॉरेन में जॉब कर रहा है, उसकी वाइफ फॉरेन में है, माँ बाप इंडिया में है, परिवार अकेले रह रहे हैं। आखिर वो किसके लिए है? आप लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, अरबों कमा लेंगे, पूरी दुनिया जीत जाएंगे, फाइनली क्या है? क्या अपने पिता के प्रति आप वो ईमानदारी दिखा रहे हैं? क्या अपने परिवार के प्रति वो ईमानदारी दिखा रहे हैं? तो वृद्धों की कहीं ना कहीं समस्या, क्योंकि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी एक जो व्यू था मैंने वो व्यू रखा आपके सामने। बाकी आप लोग समझदार हैं क्योंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे बुजुर्गों की दवा की समस्या हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन की समस्या हो, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान के पास नहीं है वो चीजें, और इन चीजों को, मूलभूत चीजों को मुहैया कराना किसी न किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, और समाज के जिम्मेदार नागरिकों का भी कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य तो है ही, समाज के जिम्मेदार नागरिकों का भी कर्तव्य है कि अपने अगल बगल के जो भी वृद्ध हैं, वृद्धों को जीवन में क्या चाहिए बताइए। छोटा बच्चा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो समाज देखेगा, दुनिया देखेगा, हम भी आ जाएं, कल हो सकता है हम भी बूढ़े होंगे, जाहिर सी बात है बूढ़े तो होना ही है, क्योंकि जवान तो हमेशा आदमी रहेगा नहीं। तो सबके साथ ये समस्याएं आएंगी, इसलिए मैं मेरा जो जो भी तरह तरह की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इन समस्याओं का निवारण भी जरूरी है।
ठीक है, तो उसी के मैं बता रहा हूँ कि जो हेल्पेज इंडिया जो है वो यूनिवर्सल पेंशन, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है आज की डेट में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी स्वास्थ्य से समस्या है, ग्रसित है। और वैसे भी कोरोना महामारी देखिए सब कुछ सिखा के चली गई सबको, कितना भी पैसा हो घर में बैठे रहिए, कोरोना महामारी जो चली रही थी आप लोगों सभी ने झेला ही है, आज भी झेल ही रहे हैं। पैसे से हर चीज नहीं हो सकता है, पैसे से अगर हर चीज होता तो इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार सेलिब्रिटी, आपको पता है ना कोरोना काल में कितने लोग गए, कितने लोग गए थे। तो कहीं न कहीं अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अपना मॉडर्न तो हो गए हैं। क्या हम इतने भी मॉडर्न हो गए कि हर चीज़ खरीद सकते हैं पैसों से? पैसा आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, आपकी इच्छाओं भी पूरा कर सकती है, लेकिन हर चीज़ नहीं फुलफ़िल कर सकती है। ठीक है? तो ये बुजुर्गों की जो समस्याएँ हैं, ना जाने बहुत बड़ी ये समस्या है, ये छोटी-मोटी समस्याएँ नहीं हैं। आप मॉडर्न हो जाइए, आप कुछ भी हो जाइए, बहुत कुछ हो जाइए, लेकिन जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका दायित्व है, पुत्र के रूप में या जिस रूप में, अपने माँ-बाप के प्रति पुत्र के ही रूप में रहेंगे आप, तो उसको भी संभालना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसको भी देख लीजिएगा कि हेल्पेज इंडिया जो है यूनिवर्सल पेंशन गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने के साथ वृद्ध लोगों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करता है, और यह वृद्ध लोगों के लिए हितैषी नीतियों और उनके कार्यान्वयन की वकालत भी करता है। तो इतना बढ़िया जब काम करेगा तभी तो इसको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 का। इसीलिए इस हेल्पेज इंडिया जो ग्रुप है, इस ग्रुप को पहली बार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जीआरडी टाटा साहब को 1992 में मिला है, और इस साल की अगर व्यक्तिगत की बात करूं तो भूटान की जो रानी माँ है वांगचुक वांगचुक जी को मिला हुआ है, माता जी को मिला हुआ है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। और वृद्धों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, यह हल्की समस्या नहीं है, तरह तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो शुगर की समस्या है। सबसे पहला तो देश में अब शुगर ही सबको पकड़ ले रहा है। तो कई सारी समस्या हैं, इन चीजों पे खैर कभी और बात करेंगे, जो मुद्दे की चीजें वो बात करते हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कौन है गालियम संगेन चोडेन वांगचुक, जो भूटान की रानी माँ है, थोड़ा सा उनके बारे में जानिए। भूटान की जो रानी माँ है गालियम संगे चोडेन वांगचुक, वांगचुक से याद हो जाएगा भूटान की माता जी का नाम, भूटान में कई दशकों से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। तो जितने भी भूटान में जो समस्याएं हैं यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की, उसके अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ के ये कई दशकों से काम कर रही हैं, इसीलिए इनको व्यक्तिगत रूप से इसको पुरस्कार भी दिया गया है। और इसके साथ ही ये भूटान में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए भी संघर्षरत है। ये बताओ, जो व्यक्ति इतना महान काम करेगा, जो महिला लेडी इतना महान काम करेंगी, तो क्यों ना उनको अवार्ड दिया जाए। इसीलिए उनको व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 2020 का संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार भी दिया गया है। ये कई दशकों से भूटान, जो थिम्पू की राजधानी भूटान है, वहां पर जितने भी महिलाएं थे उनकी स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे यौन की समस्या हो या प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की जो लड़ाई हो, उसके लिए ये काम कर रही है, बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और भूटान में महिलाओं और लड़कियों और बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा को समाप्त करने के लिए भी ये संघर्षरत है, इसीलिए इनको इस साल का अवार्ड व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में दिया गया है। और ये 20 वर्षों से अधिक वर्षों के लिए यूएनएफपीए की सद्भावना दूत भी रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि 20 से अधिक वर्षों के लिए यूएनएफपीए की सद्भावना दूत भी रही हैं। और हाल के दशकों में भूटान में कार्य करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराई हैं, जिसमें निम्नलिखित है। देख लेते हैं भाई। देखो, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, जहां पर भी रहेगा कहीं ना कहीं अपना टैलेंट तो जरूर दिखाएगा। जैसे गांधी जी हमारे इंडिया में जब खेलने के पहले साउथ अफ्रीका में खेल चुके थे वो, तभी तो साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने खेला, तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोखले साहब ने उनका खूब प्रचार प्रसार किया इंडिया में। ये गांधी है, याद रखो, ये साउथ अफ्रीका जब खेल के आए हैं तो इंडिया में अच्छा खेलेंगे। तो इसीलिए उनके गोपाल कृष्ण गोखले कई बार मिलने गांधी जी से गए भी थे साउथ अफ्रीका। और गांधी जी का जब भारत में आने के पहले प्रचार प्रसार फील्डिंग पूरा टाइट कर चुके थे कि गांधी जी अच्छा खेल रहे हैं वहां पे साउथ अफ्रीका। तो जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट है वो अपनी प्रतिभा को कहीं पर भी रख दिखा सकता है। ठीक है, टैलेंट किसी की भी मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा किसी की भी मोहताज नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है भूटान की जो रानी माँ जी हैं, वांगचुक जी माँ है, ये कई दशकों से महिलाओं के शोषण के खिलाफ, प्रजनन के खिलाफ, स्वास्थ्य के खिलाफ, उनके अधिकारों के हक की लड़ाई के लिए काम कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए जो हिंसा हो रही थी, उस हिंसा के लिए संघर्षरत है, और 20 सालों से अधिक वर्षों से ये यूएनईपीए की सद्भावना दूत भी रही है, और कई सारे काम भी इन्होंने किया है, कई सारी उपलब्धियां भी इनके नाम है। और मैंने बार बार कहा कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है वो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, इसीलिए इनको व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 2020 का संयुक्त राष्ट्र सद्भावना पुरस्कार भी जनसंख्या पुरस्कार भी दिया गया है।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए माता जी हैं, ठीक है, वांगचुक वहाँ जो मालियम संगे चुड़ैल वांगचुक, देख लीजिए काम कर रही हैं, लेडी हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की समस्या तो और ज्यादा है भारत में, दूर होना चाहिए उन सब चीजों के प्रति। जितनी भी आप देखिए योजना बनाने से बहुत सारी योजनाएं बनी, लेकिन जब तक योजना धरातल लेवल पे काम नहीं करेगा महिलाओं के लिए, जब तक महिलाएं खुद सशक्तिकरण नहीं होंगे, तो फिर योजना है बनता रहेगा। इसलिए जब तक आत्मनिर्भर की जो बात की जा रही है, या एक मिनट जस्ट वेट, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए। खुद सशक्त हों लड़कियां महिलाएं जो भी हो, पढ़े लिखे, समाज के प्रति उनकी सोच एक पॉजिटिव सोच हो, एक नया विजन हो, तो वही अच्छा काम वो करेंगे। ठीक है, तो महिलाएं जागरूक होंगी, महिलाएं पढ़ेंगी, महिलाएं लिखेंगी, तो अपने अधिकारों की हक की लड़ाई लड़ेंगी, और जाहिर सी बात है समाज महिलाओं पे ही डिपेंड है। देश की वित्त मंत्री महिला ही है। ये गर्व की बात है कि जो देश का बागडोर जो वित्त मंत्रालय है वो महिला के पास है। तो सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को, और ये होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी जब सोशल इशू पढ़ाया जाएगा तो बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी देखते हैं। भूटान में यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक सक्षम वातावरण इन्होंने बनाया था, और 2004 में सम्मान शिक्षित पोषण और सशक्त महिला नामक एक स्वयंसेवी संगठन की भी इन्होंने स्थापना किया था। तो ये वैसे ही महान नहीं है, इन्होंने भूटान में यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करने के लिए भी एक सक्षम वातावरण बनाना था, और 2004 में सम्मान शिक्षित पोषण और सशक्तिकरण महिला नामक एक स्वयंसेवी संगठन की भी इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, और भी देखते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में। क्या है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसी के द्वारा 1981 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और यूएनएफपीए जो है, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रतिवर्ष इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यानी कि जो इसकी घोषणा की जाती है वो यूएनएफपीए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए 20 साल से वो उसकी सदस्य भी रही हैं। और यह पुरस्कार जो है जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में, यानी व्यक्तिगत रूप में किसको इस बार मिला है? व्यक्तिगत रूप में मिला है वांगचुक मैडम जी को, जो भूटान की रानी मां है। इसके पहले व्यक्तिगत रूप से जेआरडी टाटा साहब को मिला है 1992 में। और संस्थागत रूप में किसको मिला है? संस्थागत रूप से आपको मिला है, किसको मिला है? कमेंट करके बताओ, अभी तो पढ़ा है वो हम लोग को। संस्थागत रूप में किसको दिया गया? यूनाइटेड नेशन आपका पॉपुलेशन अवार्ड ओल्ड एज को दिया ही गया ना। किसको दिया गया बताओ? क्या यार तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो? संस्थागत रूप में हेल्प एज इंडिया को दिया गया है। इतना तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इतना सब लंबा चौड़ा पढ़ा दिया, और वे पूछ रहे हो कि क्या किसको दिया गया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्प एज 4 दशकों से काम भी कर रहा है ये, तो ये इसको देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने सारा इसमें डिटेल बता दिया, कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो आप लोगों को काम करेगा। इसीलिए ये पुरस्कार जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया जाता है। यानी व्यक्तिगत रूप में मिल ही गया, देखो इनको चांगू मैडम को मिला है, वांगचुक को, और जाहिर सी बात है 1992 में रतन टाटा साहब को मिला था, जीआरडी टाटा साहब को मिला था, सॉरी जीआरडी टाटा को मिला था। कंफर्म है ना? कमेंट करके बताइए सभी को। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि संस्थागत श्रेणी में तो हेल्पेज इंडिया को मिला ही है। इसको अभी आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा किसी भी चीज के लिए। और भी देखिए, ये देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 में संस्थागत श्रेणी के तहत हेल्प एज इंडिया के साथ व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी मां गयालियम संगे चुड़ैल वांगचुक का चयन किया गया है। ठीक है, तो फाइनल देख लो बेटा, बार बार पूछा जाता है, मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कमेंट के माध्यम से। कम आप लोग बेटा आंसर देने की कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी कुछ होगा। ऐसे चुपचाप बैठ के पढ़ाई करने से नहीं होगा, आंसर भी कोशिश करो दें। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट चाहे वो आपको देखिए, हेल्प एज इंडिया क्या है ये पता चला, कितने देशों से काम कर रहा है पूरा डिटेल्स का आपको मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के बारे में ये भी आपको बताया,
कौन है वांगचू मैडम, ये इनके बारे में बता दिया। इसके साथ ही साथ अब किसको मिलता है, किस लिए मिलता है, कब से स्टार्ट किया गया था, कौन सी ऐसी संस्था है, कितने दशकों से काम करे, सारा डिटेल तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो बाकी इसको देख लीजिएगा कि संयुक्त राज्य जनसंख्या जो पुरस्कार है 2020 में संस्थागत श्रेणी के तहत देखिए आपका हेल्पेज इंडिया है, और जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भूटान की रानी जो माँ है वांगचुक मैडम, उनको दिया गया है। जो भी आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखना हो तो देखिए, बात करते हैं यूएनएफपी जो था, जिसका सदस्य भी थी ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। ये भी देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का गठन 1969 में किया गया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, उसका जो गठन किया गया था 1969 में किया गया था। और यह जो संस्था है प्रजनन अधिकारों की प्रोत्साहित करने हेतु यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करता है। ठीक है, यानी कि जो संस्था है वो प्रजनन अधिकारों की प्रोत्साहित करने हेतु यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करता है, जिसमें स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और समग्र यौन शिक्षा शामिल है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और यूएनएफपीए का जो मिशन है ऐसे विश्व की रचना करने का है जहां प्रत्येक गर्भावस्था मनचाही हो और प्रत्येक प्रसव प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवक की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित हो। इसीलिए इसका गठन किया गया है यूएनएफपीए का। ठीक है, तो कब इसका गठन किया गया है, क्या इसके काम है, इस सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यूएनएफपीए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हो, चाहे वो संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत हो। यूएनएफपी है दोनों श्रेणी के अंतर्गत काम करता है, और इसीलिए मैंने कहा भी है कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आपको वांगचुक मैन को और संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत हेल्पेज इंडिया को इस बार का अवार्ड भी दिया गया है 2020। और इसका जो काम है इस मिशन का यही है कि पूरे विश्व की रचना करने का है, ऐसे विश्व की रचना, ऐसे वर्ल्ड की रचना करने का है जहां प्रत्येक गर्भावस्था जो है वो मनचाहा हो। ठीक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवक की जो प्रतिभा है पूर्ण रूप से विकसित हो, इसीलिए इसकी स्थापना भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और भी बात कर लेते हैं। अगला, इसके साथ ही साथ यूएनईपीए जो है सरकारों, प्रबुद्ध समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थाओं, चिकित्सा समुदाय, मीडिया, न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं समुदाय जैसे विविध हितधारकों के साथ व्यापक रूप से सहयोग करता है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, ये महिलाओं के काम करता ही करता है। इसके साथ साथ ये सरकार हो या प्रबुद्ध जो समाज है, या निजी जो क्षेत्र है, या शिक्षा जगत है, या अनुसंधान संस्था भी है, या चिकित्सा समुदाय है, मीडिया है, न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वयं समुदाय, स्वयं सेवा जो समुदाय है, जैसे विविध हितधारकों के साथ व्यापक रूप से सहयोग करता है। और उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष भारत में 1971 से ही कार्य कर रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं। और भी देखिए क्या है इसमें, क्या क्या और भी पढ़ सकते हैं। यूएनएफपीए आईसीपीडी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2015 के उपरांत विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक फ्रेमवर्क के अनुरूप यूएनएफपीए की नीति और कार्य भारत में 4 प्रमुख रास्तों पर केंद्रित हैं, जिसमें आपका किशोरों और युवाओं, विशेषकर लाचार और हाशिए पर जीते लोगों में निवेश करना, जो विषय है इसके, जो 4 प्रमुख रास्तों पर केंद्रित हैं, जिसमें आपका है किशोर और युवाओं, विशेषकर जो लाचार व्यक्ति है, विशेष की जो हाशिए पर व्यक्ति है, उन जीते लोगों में निवेश करना, हाशिए पर जो लोग जी रहे हैं उस पर निवेश करना। तो ये सब चीजें हैं, कोशिश है सरकार अच्छा ही करेगी इस चीजों के प्रति। इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए समन्वित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग का विस्तार करना। इसके साथ ही साथ लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त शिशु सेक्स चयन की प्रथा को समाप्त करना और लैंगिक समानता तथा बराबरी को प्रोत्साहन देना भी इसका काम। चौथा जो है कि जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ने के उभरते मुद्दों के समाधान के लिए प्रमाण आधारित हिमायत से जनसंख्या की गुत्थियों को सुलझाने के लिए डेटा का उपयोग करना। ये 4 बिंदु पे काम कर रहा है, जो 4 लक्ष्य इस पे दिया गया है, उसी पे ये सारा काम कर रहा है यूएनएफपीए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 1973 से ये कार्यरत है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी डाउट, जितने भी जुड़े हो आप उससे, कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी को भी डाउट है? अगला जो टॉपिक है आपका, आसियान रक्षा मंत्री की बैठक हुई है, एडीएमएम प्लस जो बैठक हुई है, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, कमेंट करके नाम बताइए सभी के सभी कि देश के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है।
जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों सभी के सभी कमेंट कीजिए कि वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है। यह महारथी जो बता सके मुझे कि रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए सभी के सभी। चर्चा में क्यों है रक्षा मंत्री, क्या है आसियान का सम्मेलन, कितने देश होते हैं इसमें। कई बार पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है ये। जब आपके सर पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और कई बार तो मैं हर चीजों के बारे में बता भी चुका हूँ। वो रक्षा मंत्री कौन है सभी को पता भी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। रक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता है आप लोगों को, कैसे काम चलेगा बताओ बेटा। चलिए अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बहुत ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री जो हैं जिनका नाम है श्री राजनाथ सिंह जी, ये कहाँ से आते हैं बेटा, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। राजनाथ सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं, या राजनाथ सिंह जी की लोकसभा की जो सीट है वो कहाँ से ये लोकसभा के लिए नामित हुए हैं। देश के इस समय रक्षा मंत्री हैं। और पहले जो था मतलब मोदी जी का जो पहला कार्यकाल 2014 से 19 वाला था, उस समय ये देश के क्या थे, गृह मंत्री थे। ठीक है। और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है अमित शाह जी। ठीक है, और इस समय ये हो गए हैं रक्षा मंत्री। कमेंट करके बताइए कि राजनाथ सिंह जी की लोकसभा की जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है। कोई भी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों कमेंट करिए, कोशिश करिए बेटा, तब से मैं ही बता रहा हूँ आप लोगों को। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे चीजों को तो कैसे काम चलेगा। कमेंट करके सभी लोग बताइए कि रक्षा मंत्री जी का लोकसभा का कौन सा क्षेत्र है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों बताइए सभी के सभी, क्योंकि मैं आप लोग से भी तो चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ बताइए, क्योंकि मैं ही से बोलता रह जाऊँ। और कोई, कैसे काम, बहुत बढ़िया। देखिए आसियान के जो देश हैं, कितने देश होते हैं कोई बता सकता है आसियान में। कई बार पढ़ा चुका हूँ, ब्रिक्स पढ़ा चुका हूँ, सार्क पढ़ा चुका हूँ, आसियान पढ़ा चुका हूँ। सारी चीजों के बारे में तो ऑलरेडी पहले से बताया जा चुका है। इंडिया पाकिस्तान संबंध, इंडिया चाइना संबंध, इंडिया भूटान संबंध, इंडिया मालदीव संबंध, सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया गया है। प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसी टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके पीछे 01, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं। और कोई, बेटा ये राजनाथ सिंह जी जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी से। यूपी में एक जगह है लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ की लोकसभा सीट से ये इस बार के, ठीक है, लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। ठीक है, एक मिनट होल्ड कर लो प्लीज बेटा, जितने भी स्टूडेंट प्लीज एक मिनट वेट। प्लीज एक मिनट वेट कर लीजिए, बस एक अर्जेंसी है, बस एक मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। मैं जस्ट 1 मिनट, प्लीज वेट। मैं भी आ रहा हूँ, प्लीज वेट।
सॉरी, एक एजेंसी आ गई थी इसलिए क्लास लेना पड़ा था, मुझे बीच में जाना पड़ा। कोई नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि आसियान रक्षा मंत्री की जो बैठक हुई थी, जो रक्षा मंत्री जो देश के हैं इस समय राजनाथ सिंह साहब हैं, और राजनाथ सिंह साहब जो है उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लखनऊ इनका लोकसभा का क्षेत्र है। और पहले जो 2014 और 2019 की अगर हम बात करें, जो मोदी जी का पहला कार्यकाल था उसमें ये देश के गृह मंत्री थे, और इस समय वर्तमान में ये देश के रक्षा मंत्री हैं। और जो उस समय जो इस समय गृह मंत्री जो है आपके अमित शाह साहब हैं, पहले जो गृह मंत्री थे आपके राजनाथ सिंह साहब थे, अब रक्षा मंत्री है। और आसियान में कितने देश हैं कमेंट करके प्लीज, अभी तक सभी लोगों ने बता भी दिया होगा। ठीक है। तो आसियान में जितने देश हैं कई बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ, चाहे आसियान हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, कहा जाता है सार्किश डार्क, या जितनी भी ये चीजें हैं ऑलरेडी आप लोग को पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई है तो कोई ना कोई निर्णय लिया ही क्या होगा। तो हमारे देश के जो राजनाथ सिंह जी हैं इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने एडीएमएम एडीएमएम जो है प्लस की 10वीं वर्षगांठ पर वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। यानी कि जो रक्षा मंत्री की जो बैठक हुई थी वो ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया था। जाहिर सी बात है कोरोना महामारी चल रही है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से ये जो बैठक हर साल जो ली गई है ये जो बैठक वियतनाम हनोई जो है इसकी 10वीं जो बैठक है 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित जो 14वें जो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है इसने। और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर बल दिया। जाहिर सी बात है जब रक्षा मंत्री ही हैं तो जाहिर सी बात है ये हमेशा शांति की बात करेंगे। तो इस बार का जो सम्मेलन हुआ है ऑनलाइन तरीके से किया गया है, और 10वीं वर्षगांठ के रूप में पर वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान रक्षा मंत्री की बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। और इस दौरान उन्होंने, मुझे ये बेटा गला बैठा हुआ है, 10 मिनट तब तक आप लोग पढ़िए। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि राजनाथ सिंह साहब एडीएमएम प्लस की 10वीं वर्षगांठ पर वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वें आसियान जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है। सॉरी मैं उस समय गलत बता दिया गलत बोल दिया था। ऑनलाइन जो आयोजित किया गया था उस समय वहां पे, ठीक है, वो गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने जो संबोधन में जाहिर सी बात है भारत का पक्ष ही रखेंगे, और भारत का पक्ष रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब रक्षा मंत्रियों की बैठक ही हो रही है आसियान में तो शांति की ही तो बात करेंगे वो। तो उन्होंने शांति की बात पर बात किया। शांति मतलब पीस वाली शांति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो शांति बनाने पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि जो अभी कल ही मैंने पढ़ाया था सिपरी की रिपोर्ट वाला कि चाइना और अमेरिका दोनों नंबर वन पे है, मतलब हथियार बेचने में, कल ही पढ़ाया था ना। हमको भी बेचते हैं सब, पाकिस्तान को भी बेचते हैं सब, पैसा वो कमाते हैं, अपना डेवलपमेंट वो करते हैं, हम दोनों को लड़ाते हैं। मजीद तीसरा, तो फूट डालो और राज की नीति आज भी वो कायम रखे हैं सब। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। और इनके बारे में बता भी चुका हूँ, बिडेन साहब के बारे में राष्ट्रपति हैं। इनकी हमारी भारत और उनके संबंधों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो आए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे तो उनकी जो विजन था, लेकिन हर राष्ट्रपति का अलग अलग विजन है। उनका कुछ मामलों में बहुत अच्छे थे वो, कुछ मामलों में बहुत गड़बड़ थे, खुल के प्रखर होकर बोलते थे, जैसे चाइना के मुद्दे पे खुल के बोलते थे। इनके क्या विजन है, इनके क्या अप्रोचेज हैं, काम करने के क्या तरीके होंगे, इनके आने से क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, खास करके H1 वीजा जो है, खास करके पाकिस्तान के मुद्दे पे। ठीक है। तो आपको पता ही है कि बैठा हुआ है पाकिस्तान, जो उसको पैसा दिया है चाइना। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बन ही रहा है, देख ही रहे हैं, हमेशा जो भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स से ग्रीन लिस्ट में उसको डाला भी गया है, हमेशा उसको वीटो पावर करके बचा लेता है चाइना। तो खैर ये सब चीजें मैं बाद में भी डिस्कशन करूंगा, ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो बस शांति बनाए की अपील किया गया है तो शांति बनाते हैं। देखते हैं रक्षा मंत्री साहब कितना शांति बनाते हैं। इन्होंने गया संबोधन में बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हम अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर इन्होंने बल दिया है, कोशिश किया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, मुख्य बिंदु क्या क्या है ये भी देखिए। अपने संबोधन के दौरान श्री राजनाथ सिंह साहब ने एशिया में एक बहुलवादी सहकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बातचीत और सामंजस्य को बढ़ावा देने में एशियान मतलब आसियान केंद्रित मंच की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में
चर्चा किया कि भैया देखिए ऐसा है कि हम बहुत समन्वय बना के चले, हम लोग कोऑर्डिनेशन बना के चले, सहकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने बातचीत करने के लिए और सामंजस्य को बढ़ावा देने में जितने भी एशिया के देश हैं, तो आसियान केंद्रित एक मंच की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में उन्होंने चर्चा किया और जरूरी भी है, क्योंकि जब तक शांति नहीं रहेगी, क्योंकि एक देश में अगर अटैक होगा तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट अन्य देशों पर भी पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने रणनीतिक संवाद और व्यावहारिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में पिछले एक दशक में एडीएमएम प्लस की सामूहिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 14वीं आयोजित की गई थी, ठीक है, वियतनाम के हनोई में, तो जाहिर सी बात है शांति की बात करेंगे, ये संवाद की बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम संवाद करते हैं, किसी भी देश से हम संवाद करते हैं, आपको याद होगा डोकलाम का जो विवाद हुआ था इतने महीनों तक चला था, फिर भी हमने चाइना से संवाद किया, हमने उनसे बात किया, जो जो मुद्दे थे उस पे हम हमारे जो मंत्री साहब हैं, जो उनके मंत्री जी हैं, दोनों लोगों ने बात किया। ठीक है, कमेंट करके कोई बता सकता है कि वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो हम संवाद करते हैं, क्योंकि पड़ोसियों से अगर संवाद नहीं होगा, कहीं पे भी अराजकता फैलेगी या कोई भी चीजें अगर डिस्ट्रॉय होंगी, रिलेशन में ही अगर डिस्ट्रॉय होगा, तो जाहिर सी बात है तीसरा वहां पे पहुंच जाएगा। और चाइना के बारे में क्या कहना, वो तो लगा ही रहता है ताक पे। जैसे फेवरेट डायलॉग है कि इंडिया प्रॉमिस और चाइना डिलीवर, इंडिया प्रॉमिस करता है, चाइना डिलीवर करता है। तो ये जब चीजें, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किसी भी देश के बीच में सामंजस्य अच्छे से नहीं होगा, तो तीसरा हमेशा ताक पे रहता है कि कब उसका यूज कर ले। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इन्होंने रणनीतिक संवाद की बात की, व्यवहारिक सुरक्षा कार्यक्रमों की बात की और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में पिछले एक दशक में एडीएमएम की सामूहिक उपलब्धियों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और भी देख लेते हैं और भी क्या क्या मुद्दे हैं। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, आतंकवाद निरोध और शांति रक्षा अभियानों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रचलनों को साझा करने में 7 विशेषज्ञ कार्य समूहों की उपलब्धियों की भी उन्होंने सराहना की है। भाई समुद्र की सुरक्षा होगी, वो भी जरूरी है। आपको पता है कि जब हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई थी, तो जाहिर सी बात है 26/11 वाला घटना तो आज भी याद होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं फेल्यूर था वो चीजें। मानवीय सहायता, आपदा राहत, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपदा राहत कोष जो चलाया गया है सरकार की तरफ से, केदारनाथ आपदा में देखा ही होगा आप लोगों ने कितनी बड़ी वहां पे त्रासदी हुई थी। और आतंकवाद निरोध और शांति रक्षा अभियानों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रचलनों को साझा करने में 7 जो है विशेषज्ञ कार्य समूह की उपलब्धियों की सराहना किया था। और उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र विशेष रूप से कई पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है, और जाहिर सी बात है जब रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे वही उठाएंगे भी। तो इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और विशेष रूप से कई जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो सुरक्षा है, उस सिक्योरिटी के बारे में, उस खतरे के बारे में, सामना जो कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? आपको पता है कि समुद्र की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर समुद्र की सुरक्षा अगर अच्छे से होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जो चीजें हैं, जो खतरे हैं, उस खतरों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, खास करके व्यापार के ऊपर जो खतरे अटैक हो जाते हैं समुद्र की सुरक्षा। चलिए और भी बात करते हैं, और क्या क्या इन्होंने बात किया। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री मंत्री साहब ने हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली और समावेशी व्यवस्था कायम करने, देशों की अखंडता, बातचीत के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, जो मैंने कहा भी डोकलाम विवाद पे भी देखिए हम लोगों ने, भले से उनके सैनिक खड़े थे, हमारे सैनिक खड़े थे, इतने महीनों तक हम लोगों ने लड़ते रह गए, लेकिन हम लोगों ने संवाद किया, क्योंकि संवाद के द्वारा ही क्यों चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। और संवाद हम भी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन बीच में पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब देंगे, तो संवाद ही तो होगा वो। तो संवाद बहुत जरूरी है और संवाद होना भी चाहिए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों व कानूनों का पालन करने आदि पर उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के जो कन्वेंशन है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल में सभी के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता हेतु भारत के समर्थन को दोहराया भी है, क्योंकि समुद्र की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो जल विवाद है, या राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र की जो कन्वेंशन है, जो कानून बना हुआ है, उसी के अनुसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल में सभी के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता हेतु भारत के समर्थन को दोहराया भी है। तो ये भी आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो देख लिए जो हुआ था। और भी बात करते हैं क्या क्या किया है इन्होंने। अब हम बात करते हैं कि आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक क्या है, एडीएमएम आखिर है क्या।
तो वही चीजें हैं, बस उसी को बता दे रहा हूँ कि 10वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान द्वारा कलेक्टिव सिक्योरिटी की रणनीति अपनाई गई। कलेक्टिव सिक्योरिटी की रणनीति अपनाई गई और जिसके तहत वार्षिक एडीएमएम के गठन की योजना बनाई गई। और एडीएमएम की पहली जो बैठक हुई है वो 9 मई 2006 को हुई है, इसलिए 2020 आया, इसलिए 14वां पड़ा है। कोलारामपुर में आयोजित की गई थी। और एशियान के सभी सदस्य एडीएमएम के सदस्य हैं, यानी कि आसियान के जितने भी देश हैं, वो जितने भी देश हैं वो एडीएमएम के ऑलरेडी सदस्य हैं। और इसके साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पहली बैठक हुई थी 9 मई 2006 को हुई थी, और कोलालामपुर जो मलेशिया की राजधानी है, ये याद रखिएगा बेटा, कई बार पूछा भी गया है। और इसीलिए जो 14वां जो इस बार हुआ है, 14वें की जो स्थापना 2020 में की जा रही है, वियतनाम के हनोई में किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, वियतनाम हनोई कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये चीजें भी जरूरी हो जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि आसियान की जो सभी जितने भी देश हैं, जितने भी देश आते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आसियान के कितने भी देश हैं, वो सभी के सभी आपकी एडीएमएम के सदस्य हैं। और इसका ये उद्देश्य है कि आसियान देशों में रक्षा के क्षेत्र में बातचीत और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। भाई रक्षा होगा, जब क्षेत्रीय शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी, तभी कोई देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री साहब जो है, राजनाथ सिंह साहब, वो वहां पे जाते हैं और उन्होंने क्षेत्र के, चाहे समुद्र की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो सामंजस्य की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, हर मुद्दे को उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रमुखता से मुखर होकर उन्होंने उठाया भी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट हो किसी को? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो, जो डाउट हो बेशक पूछिए आप। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 9 मई 2006 को हुआ था, मलेशिया में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी, मतलब पहला जो स्टार्टिंग किया गया था। और इस बार 14वां है, मतलब जाहिर सी बात है, 2006 और 14 2020 ही हुआ। तो पहला स्टार्टिंग मलेशिया कोलालामपुर, और जो इस साल का हुआ है वो वियतनाम के हनोई में स्टार्ट किया गया है। जितने भी रक्षा मंत्री थे, जितने आसियान के देश थे, जितने आसियान के देश के रक्षा मंत्री थे, जो आसियान के देश के जो सदस्य हैं, वो एडीएमएम के भी सदस्य हैं। ठीक है, इसलिए एडीएमएम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश की रक्षा सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक सिक्योरिटी नहीं रहेगी, रक्षा नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर सारा का सारा धराशायी रहेगा ही। इसीलिए मैंने कल सिबरी की रिपोर्ट मैंने बताया भी था, हथियार निर्यातक आयातक कौन खरीदता है, कौन बेचता है, सबसे अधिक कौन सा देश है, कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, सब कुछ बताया गया था। उसको आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या क्या है इसमें एडीएमएम में आपके? और देखिए, एडीएमएम प्लस की जो स्थापना है वो तो एडीएमएम हुआ, और एडीएमएम प्लस की स्थापना 2007 में सिंगापुर में आयोजित एडीएमएम की दूसरी बैठक में एडीएमएम प्लस की स्थापना हेतु संकल्पना पत्र अपनाया गया। तो वो एडीएमएम था, उसको जैसे मोदी 2.0 आ गया, वैसे ही एडीएमएम प्लस आया। उसकी जो स्थापना किया गया था 2007 में किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। और एडीएमएम की दूसरी बैठक में एडीएमएम प्लस की स्थापना हेतु संकल्पना पत्र अपनाया गया था। और एडीएमएम प्लस जो है आसियान और उसके वार्ताकार साझेदार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। और इसीलिए एडीएमएम प्लस के साझेदार देशों में आसियान के अलावा, यानी आसियान के देश तो रहते ही रहते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आसियान के सभी देश जो है एडीएमएम के सदस्य हैं। इसीलिए आसियान एडीएमएम प्लस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो एडीएमएम प्लस जो 2007 में स्टार्ट किया गया था, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो आसियान के जितने अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, गनीमत है कि उत्तरी कोरिया नहीं है, क्योंकि उत्तरी कोरिया की एक तनासा है। कोई कमेंट करके नाम बता सकता है उनका? उत्तरी कोरिया के एक तनासा है, तनासा तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो तनासा है तो तनासा है। कमेंट करके उनका नाम बताइए। कब वो मिसाइल दाग दें किसी देश पे पता भी नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे विचित्र दिमाग वाले। दासत है उनकी। जितने भी स्टूडेंट हो कोई बता सकता है उत्तरी कोरिया के तनासा का नाम कौन है? कमेंट करके बताइए सभी के सभी, क्योंकि हर चीज बता दूंगा मैं तो फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे। तो खैर चलिए, कमेंट। हाँ ठीक है, ठीक है।
एडीएमएम प्लस की जो स्थापना हुआ था 2007 में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था जब एडीएमएम की दूसरी वर्षगांठ हुई थी। उसी बैठक में एडीएमएम प्लस की स्थापना हुआ था। एक संकल्पना पत्र लाया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, उसको प्लस कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये हुआ था कि भैया देखो एडीएमएम के जो प्लस के जो साझेदार जो प्लस हो गया वो, जैसे मोदी 2.0 जब हो गए तो जाहिर सी बात है कुछ तो अलग करेंगे। तो एडीएमएम प्लस के साझेदार देशों में आसियान के अलावा, जैसे मैंने कहा था कि आसियान के सभी 10 एडीएमएम के सदस्य होते हैं, तो जब एडीएमएम प्लस आया इसीलिए आसियान के सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपके ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका देश भी शामिल। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एडीएमएम आसियान में कौन कौन से देश हैं और एडीएमएम प्लस में कौन कौन से देश हैं, तो इसका भी आप लोग को जरूर ध्यान देना होगा। और आसियान के अलावा अन्य को सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया गया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीजों को भी देख लीजिएगा आप लोग आराम से, क्योंकि पेपर में यूपीएससी में 2017 में इंटरनेशनल रिलेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां तक मुझे याद है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान के सदस्य देश कौन है, या रक्षा मंत्री की जो बैठक होती है एडीएमएम में कौन कौन से देश हैं, या आसियान के क्या सदस्य देश एडीएमएम के सदस्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या एडीएमएम की स्थापना कब की गई थी, या एडीएमएम प्लस कब स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, इसमें कौन कौन से देश होते हैं, तो इसमें आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में जो संदर्भित किया जाता है, आसियान के अलावा जो अन्य वो सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं हम। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिए। वही सब चीजें हैं जो बताया जा रहा है आपको, जो मैं बता चुका हूँ कि एडीएमएम प्लस के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई है, जिसमें आपकी समुद्री सुरक्षा, भाई समुद्र की सुरक्षा होगी क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से अगर हम घिरे हुए हैं, अगर उसकी सुरक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि शांति स्थिरता सब कुछ आएगी। व्यापार तो समुद्र के रास्ते से ही हो रहा है। आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता, आपदा राहत और शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा सब इम्पोर्टेंट है और सब पे काम कर रहा है। और रक्षा मंत्री साहब ने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया भी। कोई भी देश चाहेगा शांति हो, सुरक्षा हो, लड़ाई ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना लड़े मानते भी नहीं है। नाम क्या लेना, बिना नाम लिए ही सबको पता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर। आसियान के बारे में देख लीजिए, कई बार बता भी चुका हूँ, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि बताऊं आप लोग को, लेकिन देख लीजिए, वरना कहेंगे कि सर आसियान के बारे में नहीं बताया, मुझे आसियान पता नहीं है। तो चलो आसियान देख लो क्या है आसियान। आसियान जो है 10 दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यानी कि आसियान क्या है बेटा, आसियान जो है 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुई थी। तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पेपर में पूछा भी है कि बेटा बताओ कि आसियान में कितने देश हैं। तो आसियान में 10 देश हैं, और 10 जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 6 अगस्त 1967 को। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, वहां पे इसका मुख्यालय है। और आपको पता है, कोई कमेंट करके बता सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो किस देश में पाई जाती है? कमेंट करके प्लीज आप लोग बताइए। तब तक कमेंट करिए और बताइए तुरंत, सब मैं बता दूंगा फिर आप लोग क्या बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो कमेंट करिए और बताइए कि इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर है, किस देश में है? कोई है बताने वाला महारथी? कोई भी, जितने लोग मुझसे जुड़े हो, जितने लोग जुड़े हो कोई कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी। कोई भी, जितने भी लोग जुड़े हो मुझसे। ठीक है ठीक है, चलिए तो आगे। हाँ ठीक है। तो आसियान जो है, आसियान 10 जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है। तो पहला पॉइंट नोट कर लो बेटा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1967 को। ये भी याद करवाऊं मैं? ठीक है। और जो इसके मुख्यालय है, उसका मुख्यालय है इंडोनेशिया, जकार्ता। बेटा यही पे है सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। और इसकी जो सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया तो ऑलरेडी है ही, मुख्यालय है तो रहेगा ही। मलेशिया भी है, अभी कोलालमपुर जो मैंने बताया भी था ना, एडीएमएम जब बताया तो। फिलीपींस भी है,
सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार और वियतनाम है। ठीक है, तो बेटा अब नोट भी करवा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा कितने देश हैं? 10 हुए कि नहीं हुए? कि ये भी जुड़वाना पड़ेगा मुझे। आसियान जो है 10 जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 6 अगस्त को होती है, 1967 को होता है। मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। और 10 देश हैं जिसके नाम क्रमशः इंडोनेशिया, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बुर्नोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। तो 1 2 3 जोड़ भी देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। अब बस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए अगला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल में बता चुका हूँ आसियान देशों के बारे में, वहां के रक्षा मंत्रियों के बारे में, एडीएमएम क्या है, एडीएमएम प्लस क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, क्या है क्या नहीं है, A to Z सब बता चुका हूँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम टॉपिक बात करेंगे, बात किया जाए ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहले रेल लिंक की शुरुआत की गई है। यानी कि छुक छुक गाड़ी अब चलेगी, ट्रेन चलेगा ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, एक तापी परियोजना था, शायद आपको पता भी होगा, बहुत मुद्दा था तापी परियोजना। खैर उस पर कभी चर्चा कर लेंगे, इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहले रेल लिंक की शुरुआत की गई है। देखिए रेलगाड़ी चल रही है। भारत में पहली रेलवे कहाँ से, रेल की जो ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, कब चली थी, कमेंट करके बताइए आप लोग, तक हम कुछ आराम कर लें। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, बताइए सभी के सभी। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कृपया करके ये मुझे बताया जाए कि जो पहली आपकी ट्रेन चली थी भारत में, वो कहाँ से कहाँ चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, किस राज्य में चली थी। और इसके साथ साथ ये भी आप मुझे बताइए, अभी कल ही बुलेट ट्रेन पढ़ाया, याद है ना, कल सर्वे किया जा रहा है, कल पढ़ाया था मैंने दिल्ली, और कल मतलब आने वाले पीछे पीछे 2 3 दिन पहले भी पढ़ाया था। दिल्ली से लगाया, याद है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में पढ़ाया था कि दूसरी बुलेट ट्रेन जाएगी, सर्वे किया जा रहा है, इस कंपनी को सर्वे दिया जा रहा है, ये बेनिफिट होगा, इतने राज्यों से होते हुए गुजरेगी, इतने क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी, ये बेनिफिट होगा। पहले जो बुलेट ट्रेन है आपको ये भी पढ़ाया था मैंने, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, वहां पे काम अभी चल रहा है, अभी कार्य प्रगति की दौर में है, अभी दूसरा सर्वे की दौर में है। तो अब ये भी बताइए कि जो पहली रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी, कितने किलोमीटर चली थी, किस डेट को चली थी, किस राज्य में चली थी, और ये भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कि सॉरी मैं बोल दिया, पहली मेट्रो जो चली थी, चलो दिल्ली की मेट्रो, चलो कलकत्ता में तो खैर है ही, जो दिल्ली की मेट्रो जो चली थी, जिसके इंजीनियर श्रीधरन साहब थे, तो दिल्ली की जो मेट्रो है शुरुआत में कहाँ से कहाँ तक चली थी, मतलब किस मेट्रो स्टेशन से लगाए, किस मेट्रो स्टेशन के बीच में चली थी। एक पिक्चर में भी आया हुआ है, अगर आप लोग पिक्चर भी देखते हैं तो शायद उससे भी आप लोग गेस कर सकते हैं। बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जानना जरूरी है। तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में चलाने से पहले पहले अपने भारत में ही आ जाते हैं, हम यहाँ पे भी कुछ चलाएंगे, यहाँ चल ही रहा है। रेल के लाने के पीछे एक लॉजिक भी था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की देन भी है रेलवे की स्थापना, रेलवे को लाने का एक उनका जो जाल था इसी था कि जो गांव से लेके शहर पोर्ट तक उनको जोड़ना था, मतलब कच्चा माल मटेरियल्स जो थे, जाहिर सी बात है पोर्ट तक पहुंचाना भी था, तो रेलवे आवागमन, ठीक है, लघुपथगामिनी रेल, रेलगाड़ी, हम्म, वो इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो तो प्योर बिजनेसमैन ही थे, उनको बिजनेस करना था, कच्चे माल चाहिए था उनको अपने औद्योगिकरण करने के लिए, अपने देश के औद्योगिकरण को करने के लिए, तो ये भारत एक व्यापार के रूप में मिला, कच्चा माल का एक बहुत बड़ा हब था, यहाँ बेचने का भी था, तो रेलवे की स्थापना किया गया। खैर यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी कि आगे बढ़े हम? कोई भी डाउट हो बेचा बेहिचक पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिस्ट्री के भी टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करंट अफेयर तो अपने आप में ब्रॉड है, ये करंट अफेयर करंट अफेयर नहीं है, ये आपका दिमाग खोलेगा, हर चीज पढ़ के आओगे, जिससे देखो जो पारंपरिक चीजें होती हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी है, आपके सर ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी वाले पॉलिटी पढ़ाएंगे, कोई करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन कोई पढ़ाएंगे, कोई सिक्योरिटी पढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कोई आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएगा,
जितने भी है, चाहे एथिक्स पढ़ाएंगे, चाहे सोशल इशू पढ़ाएंगे, जितने भी हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एवरीथिंग जो भी है, गवर्नेंस है, सब कुछ है आपका। लास्ट में करंट अफेयर का जो रोल है, ये सब अपडेट है आपका। आप जब लिखेंगे, जब जीएस आप लिखेंगे, जब मेंस देंगे या जब इंटरव्यू देंगे या जो ऑप्शनल्स में मान लीजिए हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, टेक्निकल जो चीजें होती हैं, जैसे हिस्ट्री में तो कुछ अपडेट है ही नहीं, बाकी कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री है, बाकी सब हिस्ट्री है। बाकी यहाँ पे आपका सब काम देगा और सब यहाँ पे अपडेट ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों मुझसे, डाउट है किसी को भी? चलिए, आज हम बात करते हैं ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहले रेल लिंक की शुरुआत की गई है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चंस आपको पूछा हूँ कि पहली जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी, कितनी डिस्टेंस थी, किस राज्य में चली थी, और ये भी क्वेश्चन पूछा था मैंने कि पहली जो मेट्रो चली थी वो कहाँ चली थी, किस स्टेशन से किस स्टेशन चली थी, पहली बुलेट ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी, और दूसरी जो बुलेट ट्रेन की जो बात की जा रही है वो कहाँ से कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है, रिजर्वेशन का काम चल रहा है। देखिए, एक तीर से कई शिकार मैंने कर दिए हैं। आपको फैसला लेना है कि आपको पढ़ना है कि क्या करना है। ठीक है, तो चलो हम ईरान और अफगानिस्तान घुमा के लाते हैं, रेल लिंक की शुरुआत करवाते हैं और इसके बीच में बात करते हैं, चर्चा में क्यों है इस पे बात करते हैं। हाल ही में व्यापारिक उद्देश्य से ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच पहले रेल लिंक का उद्घाटन किया है। किस उद्देश्य से किया गया है? देखो यहाँ पे आ गया, व्यापारिक उद्देश्य से। और अंग्रेज क्या किए? उनका भी यही मंशा था कि गांव की चीजों को, जो कच्चा माल था, वहां तक, पोर्ट तक पहुंचाना था, बंदरगाह तक। वो इसीलिए उनका भी वो एक उद्देश्य था, व्यापारिक उद्देश्य था। तो ईरान और अफगानिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं, ईरान की जो राजधानी कहाँ पर है और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, कमेंट करके प्लीज प्लीज हमको आप बताइए कि ईरान की राजधानी कहाँ है और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें है, हर चीज जब मैं बता ही रहा हूँ, तो कम से कम मैं इतना तो जान सकता हूँ कि ईरान की राजधानी कहाँ है और आपके अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। ये छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें हैं, इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। तो दोनों के जब प्रतिनिधियों ने मिला तो दोनों ने कहा कि देखो, हमारा व्यापारिक उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों के बीच में हम पहले जो रेल लिंक की शुरुआत किया, उद्घाटन किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, किसी को भी अगर डाउट हो बेशक पूछ सकते हैं। तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच पहले रेल लिंक की शुरुआत की गई है, व्यापारिक उद्देश्य से ही किया गया है, लेकिन किया गया है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, और देखो क्या क्या प्रमुख बिंदु है। यह जो परियोजना की शुरुआत की गई थी 2007 में शुरू हुई थी। देखो, कोई भी उद्घाटन तो चलो कर दिया गया, लेकिन इसके पहले कहानी, जो माहौल टाइट करना है उसको तो करेगा ना। तो इस परियोजना, जो ईरान और अफगानिस्तान की जो पहली लिंक परियोजना जो है, पहले रेल लिंक की जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत जो की गई थी 2007 में शुरू हुई थी, और इससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और इस रेल लाइन की लंबाई जो है, पूर्वी ईरान से पश्चिमी अफगानिस्तान के बीच 140 किलोमीटर है, और इसे अफगानिस्तान के हेरात शहर तक पहुंचाने के लिए 85 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पूछा है, मुंबई टू ठाणे, हाँ कितना किलोमीटर है, कमेंट करो। तो उसी तरह इस रेल लाइन की जो शुरुआत हुई है, आपके पूर्वी ईरान से लेके आपके पश्चिमी अफगानिस्तान के बीच में 140 किलोमीटर है, और जो अफगानिस्तान का जो शहर है हेरात शहर तक, वहां तक पहुंचाने के लिए 85 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। और इससे क्या है कि युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में अहम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। आपको पता है कि अफगानिस्तान में कितने, कभी मस्जिद पे अटैक हो जाता है, कभी वहां पे अशांति तो खैर बहुत ज्यादा है, तालिबान खैर है ही एक सरदर्दी। ठीक है, तो खैर चीजें हैं, जो चीजें, हमारा बहुत अच्छा अभिन्न मित्र है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल। प्रधानमंत्री का नाम किसी को पता हो तो बता ही दीजिए, कमेंट करके बताइए, ये जरूरी है चीजें आपको बताना। ठीक है, तो ये जो परियोजना है, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, और इससे दोनों देशों के मध्य क्या था, जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो व्यापारिक उद्देश्य था, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, यही बताया गया था। और जो इसका जो शहर है, पूर्वी ईरान से लेके आपके पश्चिमी अफगानिस्तान तक था, 140 किलोमीटर है, और इसे अफगानिस्तान का जो हेरात शहर है वहां तक उसको बढ़ाने के लिए 85 किलोमीटर और उसको बढ़ाया जाएगा। और इससे क्या होगा बेटा, युद्ध प्रभावित जितने भी अफगानिस्तान है, आपको पता है कि अफगानिस्तान में खैर के कभी बम धमाके, कभी
मस्जिद में धमाके, मतलब वहां पे अशांति का माहौल तो बना ही रहता है। कितना भी मैं क्या बताऊं, खैर। तो हम तो हमेशा मदद पे लगे ही रहते हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली कई सारी घटनाएं भी वहां पे देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। वहां के नागरिकों के लिए, चाहे कहीं के भी नागरिक क्यों ना हो, वो शांति, अमन, चैन की बात करना चाहते हैं, सुकून से रहना पसंद करते हैं। लेकिन खैर, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए पहले। तो इससे युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में अहम जो परिवहन की सुविधा है, वो सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जाहिर सी बात है, व्यापार तो होता ही रहेगा कि हम ट्रेन से घूम नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए अंग्रेज हमको व्यापारिक उद्देश्य से ही चलो रेलवे की स्थापना उन्होंने किया, तो उसके बाद का उद्देश्य तो भी तो हम लोग पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माल ढुलाई तो हो ही रही है, हम लोग घूम नहीं रहे हैं ट्रेन से। तो कई सारे उद्देश्य होते हैं, एक चीज से कई सारे उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, तो कई सारे उद्देश्य पूरे किए भी जा रहे हैं। अब व्यापारिक उद्देश्य देखो, ये भी उद्देश्य पूरा हो रहा है। हम परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध हो रही है लोगों को, ये भी देख लीजिए। और आगे बात करते हैं, क्या क्या और है। विदित हो कि ईरान अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, क्योंकि आपको पता है, मैं हूं डॉन टाइप का एक थे हमारे राष्ट्रपति, अमेरिका के पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ईरान पे प्रतिबंध ही लगाते थे। लेकिन वो भी महारथी, हम तेरी क्यों सुने भाई। तो विदित हो कि ईरान जो है अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद रेलवे लाइन के निर्माण में सफल रहा है। देखो, तनाशाही कब तक कर सकते हो आप? तनाशाही तो हमारे ऊपर भी होती थी, क्या क्या नहीं हमने झेला है। हमारे देश के पूर्व जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय हमने पोखरण परीक्षण कर दिया। उस समय में अमेरिका जो था, अपने आप को देश का सबसे बड़ा सरताज, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, अपने आप को सिंघम समझता था। सिंघम चलो बड़ी बात हो जाएगी, खैर अपने आप को बहुत बड़ा भूपत समझता था, ये चलिए अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे जो यशस्वी उस समय के हमारे स्वर्गीय श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक निर्णय लिया, और आपको पता है कि पोखरण हम लोगों ने परीक्षण किया था। आपने पिक्चर भी देखा होगा पोखरण, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। कमेंट करो कौन से एक्टर था। ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अमेरिका जो है वो हमेशा तनाशाही पे लगा रहता है। मोदी जी को वीजा नहीं दिया, रेड कारपेट बिछा के स्वागत करता है, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कम हियर। तो देखो, समय का खेल है। तनाशाही कब तक कर सकते हैं आप? बंदूक के दम पर कब तक किसी पे राज कर सकते हैं आप? वही चीजें हैं। तो अमेरिका द्वारा बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ईरान इसमें अपना काम लाइन बिछाने में सक्सेसफुल रहा, और हर देश को होना भी चाहिए। किसी को रोकने वाले आप कौन होते हैं भाई? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, ये सब चीजें देख लीजिएगा। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इस रेल मार्ग को ईरान का बेशकीमती तोहफा करार दिया था। देखो, वहां के जो राष्ट्रपति साहब हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, नाम बताओ कमेंट करके, जो तब से पूछा भी हूँ आप लोगों से। इस रेल मार्ग को जाहिर सी बात होगी कि आप परिवहन की सुविधा मिल रही है, उनके देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, वो इन्होंने क्या कहा था, ईरान की कीमती जो तोहफा है, वो उन्होंने उसको करार दिया था, और जाहिर सी बात है देना भी चाहिए अगर काम हो रहा है तो। यह रेल मार्ग जो होगा, एशिया में समृद्धि फैलाने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग, जिसे सिल्क रोड को बहाल करने में मदद करेगा। सिल्क रोड आपको पता ही है। तो सिल्क रोड जो प्राचीन समय में चलता था, प्राचीन व्यापार का जो हमारा मार्ग था, उस रोड को बहाल करने में मदद करेगा। और इसीलिए अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति साहब हैं, उन्होंने इस रेल मार्ग को, कितनी बार भी ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, ईरान नहीं माना। उसने ये रेल लाइन बिछाने में, निर्माण में सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। इसीलिए राष्ट्रपति साहब को भी तो भाई जाहिर सी बात है, सामने वाले के ऊपर ऊपर से आदेश है कि भैया नहीं करना है, वो सामने वाला आपके लिए कर भी रहा है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कुछ बोलिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग का भी तो फर्ज बनता है, बोलिए। उसी तरह अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति साहब ने, इन्होंने कहा कि ईरान का ये हमें कीमती तोहफा हमको मिला है, उसका करार दिया है। और यह रेल लाइन, जाहिर सी बात है कि एशिया में समृद्धि फैलाने वाला जो प्राचीन सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट को बहाल करने में मदद करेगा। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि ईरान के पास पहले से ही तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की के साथ रेल संपर्क है। बताओ, वहां तक भी रेल संपर्क है, ये भी हो जाएगा, नया रूट मिल जाएगा। इसीलिए इसे सिल्क रोड को बहाल करने में मदद मिलेगा, कहा भी गया है। तो ये चीजें देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि पीछे का बैकग्राउंड भी पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए मैं पीछे का बैकग्राउंड भी आप लोग को बता देता हूँ कि भैया ईरान अगर ऐसा काम कर रहा है, भाई वहां से कौन से शहर को कनेक्ट करेगा, वहां से हेरात शहर की कितनी डिस्टेंस होगी, उससे होगा तो व्यापार में समृद्धि होगी, व्यापार समृद्ध होगा तो उसके साथ ही साथ जो परिवहन की बात होगी, परिवहन के क्षेत्र में भी एक क्रांति लाया उसने। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि ईरान ने के ऊपर अटैक, बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए थे अमेरिका ने।
प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वो काम किया उन्होंने। प्रतिबंध हम जैसे मैंने कहा कि हम लोग के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। कोई कमेंट करके बता सकता है कि जो पोखरण परीक्षण किया गया था, तो एक नाम दिया गया था उस परीक्षण का, कोई बता सकता है कि इस परीक्षण का नाम क्या था? जैसे था ना कारगिल विजय था तो उसका भी एक नाम रखा गया था। कमेंट करके आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ईरान के पास जैसे पहले से ही तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की के साथ रेल संपर्क है, अफगानिस्तान के साथ भी रेल संपर्क बना दिया, तो जाहिर सी बात है हर देश का एक काम है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगर अच्छी चीजों के लिए कोशिश कर रहा है तो इसकी पहल करनी चाहिए। तो ये सब चीजों को देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं इसमें। और देखिए चुनौतियां क्या क्या है इन संबंधों में, ईरान अफगानिस्तान के संबंधों में क्या क्या चुनौतियां हैं। विश्व की सामरिक राजनीति में ईरान और अफगानिस्तान के संबंध काफी महत्व रखते हैं। ठीक है, भाई हर देश एक दूसरे से महत्व रखेंगे ही, और दोनों देश धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यवहारिक, भाषाई आदि रूप से जुड़े हैं, और साथ ही इनमें 936 किलोमीटर सीमा का साझापन भी है। ठीक है, भाई देखो दोनों देशों के बीच अगर अच्छे कोऑर्डिनेशन होंगे, जैसे तीन देशों के साथ ऑलरेडी वो रेल संपर्क में है, इसके साथ फिर हो गया चौथा देश हो गया ये, रेल संपर्क हो गया, व्यापार संबंध हो गए, सिल्क रूट को बहाल करने की भी बात हो गई। इसके साथ ही अमेरिका में जो परिवहन की सुविधा उसको भी मिल गई, इसने बेसिकली तोहफा भी कह दिया, इसीलिए वहां के राष्ट्रपति साहब ने कहना पड़ा, कहे भी, कहना भी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो सीमा जो साझेदारी है, जैसे हमारी सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, कोई बता सकता है? जितने भी हमारे अगल बगल की सीमा पे जो देश है, सबसे ज्यादा हम किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? कोई देश है ऐसा जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा हम सीमा का साझा करते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। भारत के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? कमेंट कीजिए, बताइए। तब से मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग भी बताइए मुझे। कोई और है? जितने भी स्टूडेंट हो जल्दी बताइए मुझे। भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? जैसे ईरान और अफगानिस्तान के बीच में देखो, दोनों के बीच में संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक के क्षेत्र में हो, चाहे ऐतिहासिक की बात करें, चाहे व्यवहारिक, चाहे भाषा आदि, सभी रूप से ये जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 936 किलोमीटर सीमा का साझापन ये ईरान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसी तरह भारत सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा समझौता करता है? जो पड़ोसी हमारे हैं, भाई पड़ोसी के साथ तो सीमा साझा करेंगे यार। बताइए, कमेंट कीजिए आप सभी के सभी। कमेंट कीजिए सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो। कमेंट कीजिए सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हो मुझसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तो इसको देख लीजिएगा। और हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में ही जो बात कर रहे थे। अफगानिस्तान एक भू आबद और अस्थिर राष्ट्र है, जाहिर सी बात है, अस्थिर है ये भी। लेकिन इसकी भू सामरिक अवस्थिति एवं व्यापारिक मार्ग इसकी महत्ता को बढ़ावा देता है, ये भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि भू आबद्ध ये राज्य है, और अस्थिर तो है ही, हमेशा तो अटैक ही होते रहते हैं, और इसकी जो भू सामरिक अवस्थिति जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस मार्ग को, इसकी व्यापारिक मार्ग इसकी महत्ता को इसीलिए बढ़ावा देता भी है। और वहीं ईरान जो कि तेल के संसाधनों से युक्त है, और यही बात है, तेल का ही वजह था जो इसको परिपूर्ण करता है, ईरान को। और अफगानिस्तान के लिए काफी मददगार पड़ोसी साबित हो सकता है, भाई पड़ोसी है, हर चीज में साथ दे ही रहा है, इसमें भी इसको साथ दे दिया भैया, क्या परिवहन तक ला दिया, व्यापारिक काम होगा, परिवहन भी होगा। परंतु विश्व की महाशक्तियों के लिए यह क्षेत्र सामरिक अखाड़ा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कल सिपरी की रिपोर्ट बताया कि भैया देखो बैठ के खेल रहे हैं सब बड़े वाले जो, वो खेल रहे हैं, वो हथियार दे रहे हैं, हम लड़ा भी रहे हैं, हथियार बेच भी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने क्या विकास कर रहे हैं, और हमें लड़ा रहे हैं। तो ये चीजों के बारे में सोचना चाहिए, सभी देश को सोचना चाहिए, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि परंतु विश्व की महाशक्तियां, महाशक्तियों का नाम क्या लेना, जानते हैं आप सभी के सभी, और यह क्षेत्र सामरिक आंकड़ा रहा है। और जहां ये महाशक्तियां इन देशों में आंतरिक दखल देकर अपने हितों की पूरी पूर्ति करती हैं, इस बाहरी हस्तक्षेप को दोनों देशों आपसी विवादास्पद मुद्दों को सुलझाकर कम कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, लड़ाएंगे भिड़ाएंगे तो आपसी समझ तो यही है ना कि हम उससे बात करें। तो खैर ये सब चीजें आपकी मेंस जब लिखेंगे, मैं मेन मेन पॉइंट तो आपको दे देता हूँ, इसलिए पूरा डिटेल बताता हूँ। जब मेंस लिखेंगे बेटा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों इन सब चीजों को बताता रहता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया ना कि अमेरिका प्रतिबंध लगाया था ईरान के ऊपर कि भैया देखो तुम ये सब मत करो, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी ईरान ने वो काम किया। ईरान ने काम किया, सफलतापूर्वक चला। भाई क्यों ना करे, भाई उसके साथ इतना किलोमीटर का साझा कर रहा है,
वो अपना काम कर रहा है, 3 देशों से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, इससे भी जुड़ गया। तो हर देश तो अपना बेनिफिट सोच रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये अस्थिर राष्ट्र है भले से अफगानिस्तान, लेकिन इसकी भू सामरिक स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह वजह से ही जो है, आपको पता है कि ईरान जो है तेल के संसाधनों से युक्त है। तो हर चीज का कहीं ना कहीं उस चीज का प्लस माइनस तो होता रहता है। तो यही सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए और भी हम बात करते हैं इसमें, और क्या क्या चुनौतियां हैं। इन दोनों देशों में इतनी समरूपता और साम्यता होने के बावजूद भी कुछ मुद्दों पर गतिरोध व्याप्त है, जैसे जल की समस्या, तेल ही तेल है उसके पास, मादक पदार्थ, हजारा समुदाय जो है, और शरणार्थी समस्या है। कई बार पढ़ा भी चुका हूं, शरणार्थी समस्या की वजह से आप देखे ही होंगे, माइग्रेशन और शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या थी। बहुत सारी चीजें मैं सीरिया का कानून सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। तो ये कई सारी देखिए समस्याएं तो होंगी, ऐसा नहीं है कि हर देश में सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। तो हर चीज की समरूपता है, सम्यता है, हर चीज में हम एक दूसरों के साथ शरीक हैं। लेकिन कुछ चीजों में गतिरोध है, जैसे गतिरोध जल समस्या को लेकर है, मादक पदार्थों को लेकर है, हजारा समुदाय जो है उसको लेकर प्रतिरोध है, और इसके साथ में शरारती समस्या है। तो इसका भी समाधान हो ही जाएगा, धीरे धीरे चीजों को हम बारीकी से धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। और ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे से मदद भी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो लिंक परियोजना की स्टार्ट किया गया है। और हेलमंद नदी का जल बंटवारा ईरान और अफगानिस्तान के मध्य सबसे पुराना और विवादास्पद मुद्दा रहा है। कोई बात नहीं, हमारा सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ था। नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था। हमारा भी मुद्दा कई सारी चीजों पे रहता है, लेकिन कुछ चीजों पे हम देखिए, हम तब भी उनसे व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बातचीत भी करते हैं, क्योंकि दुश्मन तो एक बार किसी को बना नहीं लेगा। तो ये पॉलिसी है, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो पुराना कई सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा जल समस्या है, मादक पदार्थ, हजारा समुदाय, शरारती समस्या, और भी अगर समस्याओं की मैं बात करूं, ये माइनस में सब चीजें हैं कि जल बंटवारा ईरान और अफगानिस्तान के मध्य सबसे पुराना और विवादास्पद मुद्दा रहा है। और हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी से यहाँ हेलमंद कंधार प्रांतों में सिंचाई होती है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान, सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में इस नदी से सिंचाई होती है। जैसे हमारी क्या समस्या है, वैसे उनकी क्या समस्या है। भाई हमारा पाकिस्तान के साथ नदी जल समझौता हुआ, कुछ नदियां उनकी तरफ है, कुछ नदियां हमारी की तरफ है। वैसे ही भाई कुछ चीजों में इनके इनके बीच में विवाद है, वो सॉल्व करेंगे सब बैठ के। पहले जितना नहीं है उतना तो सॉल्व कर ले, तो कर रहे हैं ऐसे बैठ के सॉल्व। पहले दिन की शुरुआत की गई है, तो ये देख लीजिएगा। और एक देखिए कितने मैं आपको फैक्ट भी दे दे रहा हूँ बीच बीच में। ये हेलमंद नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको जानने को आज मिल गया। और ये भी जानिए कि हेलमंद नदी जो है, यहाँ से जो हेलमंद है, कांधार प्रांतों में सिंचाई होती है। ठीक है, जो कांधार उसका प्रांत है उसमें सिंचाई होती है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान में सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में इस नदी से सिंचाई होती है। तो देखेंगे हमारे देश में भी देखिए बहुत सारे राज्यों में कावेरी जल बंटवारा को लेकर समस्या है, राज्यों राज्यों में ही बंटवारा की समस्या है। वैसे इनकी क्या भी समस्या है, तो इसका भी समाधान ये खुद करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, और रही बात, मैंने जैसे हजारा समुदाय की भी कहा, तो हजारा समुदाय की समस्या भी इन दोनों देशों के मध्य काफी अरसे से चली आ रही है। और हजारा मुस्लिम समुदाय होता है, ये जान जाइए आप लोग। और इनका शोषण अन्य मुस्लिम समूहों द्वारा होता रहा है। किसी का भी शोषण होगा किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में, किसी भी सॉरी किसी भी देश में, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ये समस्या है। और इनका जो शोषण होता है मुस्लिम समूहों द्वारा ही होता है, हजारा मुस्लिम समुदाय द्वारा होता है। तो ये भी एक समस्या है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। और मैंने कहा कि मादक पदार्थ, तो अफीम की तस्करी इन दोनों राष्ट्रों के बीच एक और बड़ी चुनौती भी है। आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है। तो अफीम की तस्करी, अफीम पता ही है आपको। चलिए, अफीम की तस्करी इन दोनों राष्ट्रों के बीच एक बड़ी बड़ी चुनौती है। और संयुक्त राष्ट्र के मादक द्रव्य अपराध कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 60% अफगानी जो है अफीम की तस्करी ईरान के रास्ते होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, जो रिपोर्ट है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया मादक पदार्थों की तस्करी। हजारा समुदाय में जैसे बताया कि इनकी जो शोषण होता है मुस्लिम समूहों द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी एक समस्या है, लंबे अरसे से चल रहा है, इसको भी सॉल्व किया जाएगा, धीरे धीरे चीजें हो रही है। देखो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, लोग अपना विकास करेंगे, इंडस्ट्रीज लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग का दिमाग वहां बटा, देखो खाली दिमाग शैतान का होता ही है। अगर लोग पास रोजगार रहेगा तो अपने काम पे ध्यान देंगे, खाली बैठेगा तो कुछ और खुराफात में सोचेगा। तो कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, धीरे धीरे इसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में, और इसको सॉल्व किया जाएगा। ये भी एक समस्या थी, और भी देख लेते हैं और क्या क्या है अफगानिस्तान के बीच। एक मिनट वेट बेटा।
ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। ठीक है। दक्षिणी एशिया में चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में भारत के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सांस्कृतिक और व्यवहारिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तीनों के बारे में, तो दक्षिणी एशिया में, साउथ एशिया में चीन और पाकिस्तान, ये दोनों तो हैं ही विलन। ठीक है, विलेन दोनों ही है, चीन पाकिस्तान वाले के संदर्भ में भारत के लिए भाई जाहिर सी बात है, हम किसी न तीसरे को ना पकड़े। भाई तेरा दुश्मन है तो मैं तेरे दुश्मन को पकड़ूंगा भाई। तो वही काम है कि दक्षिणी एशिया में चीन और पाकिस्तान, सीपी वाले जो है, वो सीपी नहीं, करंट प्लेस वाला सीपी, मतलब चीन पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर समझ लो। तो सीपी का मतलब यहाँ पर है, करंट प्लेस नहीं है बेटा, चीन पाकिस्तान है। तो चीन पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में भारत के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सांस्कृतिक और व्यवहारिक जो संबंध है, व्यापारिक जो संबंध है, सॉरी, व्यापारिक जो संबंध है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। और भारत ईरान को क्या क्या देता है बेटा? उसके पास तो तेल ही तेल है, हम क्या देते हैं उसको? जब देंगे तभी तो पैसा आएगा। भारत ईरान को चावल, चाय, लोहा इस्पात, ऑर्गेनिक केमिकल, धातु, बिजली के उपकरण और दवाएं समेत कई चीजें निर्यात करता है। निर्यात मतलब बेचता है, पैसा मिलेगा तभी। और ईरान जो है भारतीय चाय का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, तो ये भी देखिए, आपको जितने भी मैं फैक्ट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको पता है कि दो बीच में बैठे हुए विलेन, एक पाकिस्तान दूसरा चीन, और जो दो विलेन है उनका काट मुझे पकड़ना है, तो दो मिल गए हमको। अफगानिस्तान तो वैसे भी हम हर चीज में मदद करते हैं, और ईरान की भी मदद करते हैं। तो हम एक और रास्ता पकड़ेंगे, अफगानिस्तान ईरान को लेके चलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत जो है ईरान को चावल देता है, चाय देता है, लोहा देता है, केमिकल देता है, केमिकल से संबंधित ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं, धातु देता है, बिजली के उपकरण, दवाएं, सब कुछ देता है, कई चीजें निर्यात करता है। और वही ईरान जो है क्या करता है, भारतीय चाय का विश्व में सबसे बड़ा आयातक है। तो ये भी आप आराम से देख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट? डाउट है किसी को? चलिए और देखिए, डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और रही बात चाबहार की, जो मैं बात भी कर लेता हूँ, तो चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है। चाबहार जो बंदरगाह है, जिसपे काम चल ही रहा था, फंड की वजह से देख ही रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है। और यह बंदरगाह जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह कई बार पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। इसके साथ ही साथ चाबहार जो है गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है, और यह मुख्य भूभाग से भी जुड़ा हुआ है, जहां सामान उतारने चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता है इसमें, चाबहार बंदरगाह में। और चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। और विदित हो को अभी तक पाकिस्तान के रास्ते भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है, थोड़ा ज्यादा दूर घूमना पड़ता था। तो चाबहार जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल भी अदा कर रहा था, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार भी खोल रहा था ये। और इसके साथ ही साथ ये बंदरगाह जो था एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए, सब सोचो तीनों जगह से जोड़ रहा है, एशिया से भी जुड़ रहा है, अफ्रीका से भी जुड़ रहा है, और आपके यूरोप को भी जोड़ने के लिए लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये बंदरगाह था। सोच सकते हो हमको हमको व्यापार करने के लिए कितना घुमा के जाना पड़ता था पहले। इसीलिए जो चाबहार, जैसे मैंने इसके बारे में पूरा बता भी दिया हूँ कि चाबहार जो है गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है, और यह मुख्य भूभाग से भी जुड़ा हुआ है, और जहाँ सामान उतारने चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता है। और चाबहार जो बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता था, तो समस्याएं होती थी। इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा। यहाँ तक रहने दें कि बस बढ़ा ही दें आगे। अगला टॉपिक है, मानव तस्करी को रोकने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा परामर्श जारी किया गया है। तो इसको भी मैं पढ़ा ही देता हूँ। अगला जो टॉपिक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। जितना भी पढ़ाया हूँ सब कुछ आएगा, इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया, चाहे मैंने आसियान के बारे में बताया, चाहे एडीएमएम के बारे में बताया, एडीएम प्लस प्लस के बारे में बताया, पीएम वानी बताया, जितने भी आज टॉपिक पढ़ाए गए हैं, पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? चलिए, बाकी जितने भी ये टॉपिक हैं मौन तस्करी या जितने भी हैं, वो आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। बाकी अगले जितने भी टॉपिक हैं मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। चलिए, अब आज के लिए यहीं रख लेते हैं, वो जितना भी है, बाकी आने वाले समय में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि अब सर रहने दीजिए, बहुत हो गया। चलिए कोई नहीं, बस यही खत्म कर देते हैं हम बस आपके लिए। ठीक है।
चलिए जितने भी हैं खत्म हो जाएंगे, बस टेंशन ना लीजिए, जितने भी टॉपिक बचे हैं उस टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए बाकी जितने भी हैं आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जितने भी हैं सब खत्म कर दिया जाएगा, जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ लीजिएगा, बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो आपके आने वाले कल पेपर में, मतलब आने वाले क्लास में सब खत्म कर दूंगा, परसिमन वरसिमन जितना भी है आपका वो सब खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक जितना भी हो आराम से पढ़िएगा, और क्लास को हम यहीं पे बंद करेंगे। बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो चीज़ों को आने वाले समय में फिर पढ़ा दिया जाएगा, उसको कंटिन्यू मैं कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो चलिए ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम से जुड़िए सभी के सभी, टेलीग्राम का लिंक है ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं। और जो भी क्लास का PDF होगा, टाइमिंग होगा, डेट होगा, सब टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जितना भी आज पढ़ाया गया बेटा आराम से उसको पढ़िएगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, बाकी जो बचे टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का इतना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, जब भी क्लास लगेगी मेरी, चाहे अकेडमी के ऐप पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, मैं यही वो इसी पे शेयर कर देता हूँ उसका लिंक। आपको लिंक पे क्लिक करना होगा, डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे। क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट सब कुछ इसी पे दे दूंगा, PDF भी दे दूंगा इसका, ठीक है। चलिए चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप जितने भी हों, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं आराम से पढ़िए, ठीक है। सभी के सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और क्लास को एंजॉय के साथ पढ़िए, और जितना टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी।